नमस्कार दोस्तों। अगर आपको अपने घर से किसी जगह जाना है तो क्या आप एक सीधा रास्ता लेकर वहां पहुंच जाएंगे या बीच में कहीं ना कहीं मोड़ आएंगे? ऑब्वियसली मोड़ आएंगे। तो आप जो डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं हर टाइम T1 T2 T3 T4 में, अगर मुझे वो नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में, तो मैं एक सीधी रेखा खींच दूंगा। लेकिन क्योंकि वो सीधी रेखा डायरेक्ट ऑब्टेन नहीं हो सकती, क्योंकि मैं लिटरली वहां वो उस जमीन पर लाइन खींचने नहीं बैठ गया, उसको एनालाइज करना है थ्रू एनालिटिकल फॉर्मूलाज व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड फॉर वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, डायरेक्शन क्या आएगा, ये हम जज कर चुके हैं। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट यूज करके हम वेक्टर को ऐड करेंगे, ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम, जो भी आपको अच्छा लगे वो यूज करके, और नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे। अब ये सारी चीजें करने के लिए हमें फॉर्मुलेज की जरूरत थी, उस मैथमेटिकल टूल की जरूरत थी, उसकी बात हम कर चुके हैं। सो आज का हमारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आगे बढ़ाते हैं, और अगर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी कुछ कमी लग रही है, प्लीज जाकर पीछे के वीडियोस जाकर देखिए। तो हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया, एंड आफ्टर डिराइविंग ऑल दीज रिजल्ट्स हमने कुछ सवाल लगाए, कुछ बातों को हमने समझा कि कैसे गिवन सिचुएशन को इस मैथमेटिकल टूल के हर एक पॉइंट ऑफ मेरा पर्पस ये नहीं था कि मैं न्यूमेरिकल्स को सिर्फ आपके सामने सॉल्व करके दिखा दूं और उसके बाद आई एम डन विद इट। अगर पर्पस ये है तो कोई भी बुक खरीद लीजिए मार्केट में जो आपको उस सवाल के बारे में समझा देगी। द रिक्वायर्ड सोल्यूशन विल बी प्रोवाइडेड इन अ सीक्वेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। मेरा पर्पस क्या है? When you are dealing with that particular given question, you are going step by step to analyze each and everything. Whether मुझे cos थीटा निकालने के लिए ASTC रूल भी यूज करवाना पड़ेगा, उसका कर्व बनाकर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फोर्स के नेट निकालने को प्रैक्टिकली कैसे सोचना है वो समझाना पड़ेगा। I will be there with you. I'll explain you that. So it will take time to solve that numerical, but you can see मेरा अप्रोच क्या है। पहले पूरा एकदम बढ़िया एनालिटिकल तरीके से हर एक पॉइंट को अलग अलग तरीके से एनालाइज करके समझ लेना, और उसके बाद उसका जो शॉर्टर वर्जन है विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड एट द एंड, जो आप ग्रास्प करेंगे, जो लेके जाएंगे, जो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखेंगे, वो भी डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद हमने कुछ सवाल लगाए, और जहां तक हमारी जर्नी हो चुकी है, आई थिंक अप टू, रुकना, बहुत तेज जा रहा हूं। अगर आपको लगे कि बहुत तेज ये सामने से गुजर रहा है तो इसे गुजरने मत दीजिए, और ना ही यहां पर कोशिश करिए इसको पकड़ने की। आप लेक्चर देखिए, ठीक है। और मतलब जो क्वेश्चन के जो आपकी क्वेश्चन की डिफिकल्टी है, जो सीक्वेंस है क्वेश्चंस का, वो आप नोटिस करिए, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो आज की हमारी चर्चा यहां से शुरू होगी, एंड टुडे विल बिगिन। और मैं ये कह रहा हूं कि भैया आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि अगर आपको लगता है सीधा इसी पॉइंट पर कूद गए तो इसके बाद तो डिफिकल्टी और बढ़ाने वाला हूं, और फिर उसके बाद थोड़ा सा हम स्ट्रेट फॉरवर्ड उन पॉइंट्स पर आ जाएंगे जो काफी हद तक हम कर चुके हैं। क्योंकि मेरा पर्पस ये टॉपिक लेने का था पूरा वेक्टर समझाना, एंड अंडरस्टैंड दिस, मेरे लिए ये सिर्फ मैथमेटिकल टूल के अंदर वेक्टर नहीं, साथ ही साथ वेलोसिटी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये जो इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज हैं, एवरेज क्वांटिटीज हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन का मीनिंग क्या है, ये मैंने स्टार्टिंग में समझाया। लेकिन इसको अप्लाई करेंगे, और पहले डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, फिर तोड़ तोड़ के अप्लाई करेंगे एक्स और वाई में, क्योंकि वही करना है प्लेन में। और जैसे ही शाब्दिक तौर पर वो करना सीख जाएंगे प्लेन में जाकर, तो एक स्टेप और आगे लेकर प्रोजेक्टाइल पढ़ने लग जाएंगे। ऑब्लिक, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट, विल गो इनटू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज सर्कुलर। तो चाहिए तो हर जगह। अब मैं वहां जाकर थोड़ी आपसे बोलने बैठूंगा कि देखिए जो उसका रिजोल्यूशन है वो ऐसे होता है, ये कॉस है, ये साइन है, ये सब टाइम पास करने बैठेंगे नहीं। तो कुछ बातें हमने खत्म की। चलिए, तो आज का जो हमारा डिस्कशन है उसको हम शुरू करते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्ट विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर अ टाइम t. It then takes a left turn and moves north with the same speed for the same time t. Find the magnitude and direction of the average velocity of the particle. Second, the magnitude and direction of the change in velocity.
अब एवरेज का मतलब क्या है, चेंज का मतलब क्या है, देखते हैं, दोनों को समझते हैं और एकदम डेप्थ में जाकर फॉर्मूला को तोड़ तोड़ कर सीखेंगे। अब अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता सिर्फ सॉल्व करने के पर्पज से, सिखाना नहीं था, मान लीजिए एग्जाम्पल नहीं था, ये क्वेश्चन था, तो मैं इसको जब जब इसको शुरू करता पढ़ना, मैं तभी से फिगर बनाना स्टार्ट कर देता। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिया, लेफ्ट मारा 10, ये वो सब स्टार्टिंग में करना शुरू कर देता। मैं ऐसे उससे मतलब उस क्वेश्चन के अंत तक नहीं जाता, क्योंकि जैसे ही मैं उस डेटा को बना लेता हूं, आई एम डन विद दैट लैंग्वेज। अब मुझे उसकी चिंता नहीं। हाँ, उसके हर एक पॉइंट को मैं क्रिटिकली समझूंगा, हर एक पॉइंट को सेम सेंस में लेकर पढ़ूंगा। अब उस जो वो डिमांड कर रहा है वो निकालूंगा। तो सबसे पहले जब भी मैं डायरेक्शन सुनूंगा तो दिमाग कहेगा कि पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लो, क्योंकि उन डायरेक्शंस को इमेजिन करना, ठीक है, हमारे लिए अभी के अभी थोड़ा पॉसिबल कम रहेगा। एंड चलिए वो तो इमेजिन करने वाली बात है, सॉल्व करके उसको रिप्रेजेंट करना, डायरेक्शन देना है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एंगल आएगा तो मैथ्स लगेगी यानी। तो अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पहले हमारा पार्टिकल मूविंग ईस्ट विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर टाइम t, तो पहले गया ईस्ट में, थोड़ा सा उठा के बनाया दिखाने के लिए, और मान लीजिए ये 10 उसकी स्पीड है। क्या बना रहे हैं हम उसके मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं। मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट है कि पार्टिकल ए से बी तक गया, और उस पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट उसने लिया वो है s1 वेक्टर, एंड दैट s1 वेक्टर कैन बी ऑप्लेन, मतलब सॉरी ऑप्लेन नहीं, ऑप्टेन, ठीक है, हो जाता है भावनाएं कभी कभी, और भावनाएं जरूरी भी है, जीवन इसी का नाम है, उन्हीं भावनाओं को महसूस करना, उत्पन्न तो होंगी, ठीक है। चलिए, तो अब जो हमारा पार्टिकल है वो ए से बी तक गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है s1 वेक्टर, सर इसका जो स्पीड है वो गिवन है, इसका जो टाइम है वो गिवन है, और ईस्ट डायरेक्शन गिवन है, यानी वी कैन राइट द वेलोसिटी वेक्टर, time is magnitude, and we can write the displacement vector by multiplying the velocity vector and time। कर सकते हैं। अच्छा, तो सर करके बताएं। ओके, s1 वेक्टर विल बी 10, वेलोसिटी लिख रहे हैं भैया, तो मान लीजिए अगर ईस्ट को आई कैप कह दें तो ये हो जाएगा 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम को लिखो t, इसमें कोई चिंता नहीं क्योंकि टाइम स्केलर। अब ये जो पूरा वेक्टर बनेगा इसको लिख देते हैं अपने 10 t i कैप, t इज द गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम, कोई वेरिएबल नहीं है, ना ही वो फंक्शन डिमांड कर रहा है, ठीक है, तो अपना वो फोकस नहीं। अच्छा, ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर और उसको टाइम मल्टीप्लाई करके, नाउ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैं कह रहा हूं देखते हैं उसको, अभी तो खाली मतलब वो हर एक पॉइंट बता रहा हूं, क्योंकि जरूरी नहीं कि यही न्यूमेरिकल करना है ना, आगे वाले भी तो करने हैं कि नहीं। भाई साहब तेज भाग रहा है। चलिए, तो ये लिख दिया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, आप कह रहा है देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न। अच्छा, ये हुआ लेफ्ट, ये हुआ राइट, यानी नॉर्थ में जाएगा, और नॉर्थ में कितना जाएगा भैया, फिर से वही सेम स्पीड रखी भाई ने, हाँ टाइम भी सेम, तो इधर की तरफ चला गया। चलिए 1 मिनट, ये चला गया, और ये भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, इसका नाम दिया s2 क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है इसलिए नाम डिफरेंट दिया, बट द मैग्नीट्यूड विल बी 10t, इसमें कोई शक नहीं, बट जो आपका डायरेक्शन आएगा वो j कैप। बहुत बढ़िया सर। अब जो सवाल पूछ रहा है उस पे आते हैं। सर भाई जो उसका वेलोसिटी वेक्टर है वो बताइएगा, वेलोसिटी, हाँ बताते हैं। वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन इस टाइम पे इधर की तरफ है और इस टाइम पे इधर की तरफ है, तो ये है v1 वेक्टर और ये है v2 वेक्टर। कंफ्यूज मत होइएगा, पॉइंट बाय पॉइंट समझा रहा हूं, डायरेक्ट उसी पॉइंट पर कूद नहीं गया, ठीक। और अगर हमारे आसपास जो लाइट है वो थोड़ी ज्यादा जगमगाती लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जो भी सेटअप अभी है इस समय, जो भी जुगाड़ तरीका जो भी हमें लगा कि बेस्ट तरीके से कंटेंट देने के लिए अभी के अभी हम कर सकते हैं, कर रहे हैं, ठीक है, बट फिर भी कमेंट में लिखिएगा, बिकॉज इफ दिस इज एन इशू इट शुड बी सॉल्व्ड लाइक अ क्वेश्चन। चलिए, तो वेलोसिटी वेक्टर v1 वेक्टर v2 वेक्टर दे रखा है। अब पूछा है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। सरकार एवरेज वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला बोलिए। चलिए आप लोग मन में बोलिए फॉर्मूला, ठीक है, और गलत बोलिएगा तो देख लीजिएगा। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है, सर हमने ये पढ़ा था फाइनल पोजीशन, अरे आपने वेक्टर क्यों लगा दिया, ठीक है रुकिए रुकिए, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन t2 माइनस t1।
हमने ये तो पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट निकाल लो अपॉन टाइम इंटरवल कर दो और सीधा सीधा अपने को क्या मिल जाएगा बाबूजी बोलिए, एवरेज वेलोसिटी बिकॉज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस चैप्टर नया है और सर पे पगड़ी मांगेगा, तो R2 और R1 वेक्टर पे हमने पगड़ी पहना दी और वेक्टर सिंबलाइज कर दिया। अब यही है आपका एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, यानी द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल बी अलोंग R2 माइनस R1, दैट इज R2 प्लस ऑफ माइनस R1 का भैया R2 माइनस R1। अब आप बोलेंगे सर वहां तो आपने डिस्प्लेसमेंट लिखा S1 फिर डिस्प्लेसमेंट S2 लिखा, अरे वो तो मैं सेगमेंट बाय सेगमेंट डील कर रहा था ना, समझ रहे हैं, वो तो मैं सेगमेंट बाय सेगमेंट डील कर रहा था ना भाई। अगर मैं पार्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं, इफ आई एम एनालाइजिंग, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं इसको एनालाइज कर रहा हूं पार्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कैसे सोचेंगे वो अब मुझे इनिशियल और फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा ना। अगर मैं उसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूं तो मुझे इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में देखना पड़ेगा, हाँ ठीक है। तो अब ये है R2 प्लस माइनस R1, यानी सर हमें यह पता है कि इस केस में R2 वेक्टर यानी जो हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा और जो आपका R1 वेक्टर यानी इनिशियल पोजीशन वेक्टर, उससे निकलेगा क्या सर, उससे निकलेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, समझे, उससे क्या निकलेगा सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां होगा, ओके यहां से यहां एक लाइन खींच दिए हैं, जे लाइन क्या दर्शा रहा है, टेल मी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज ये रहा आपका इनिशियल पॉइंट और ये रहा आपका फाइनल पॉइंट, सो इसी को नाम दिया एस वेक्टर। और ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में एक बात आपको सिखाई, सिंपल एक, एंड दैट इज कि दो कंटिन्यूअस वेक्टर का सम, दो कंटिन्यूअस वेक्टर का सम तीसरा के बराबर होता है। सो S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर, अब आया ना काम भैया सेगमेंट, वो थोड़ी अब R2 R1 करना होता वो भी कर सकते हैं, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, अब ये मैं भाई मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एकदम प्यार मोहब्बत से हल्का हल्का बिखेर बिखेर के पढ़ाया था, आप जाके देखिएगा उसको, सीधा मैं यहां नहीं कूद गया हूं, मेरी चर्चा है भैया, मैं ये शायद 5वां या 6ठा लेक्चर होगा पता नहीं मेरे को, 4था 5वां देख लीजिएगा, मैं तो बस भावनाओं में हूं, बह रहा हूं लेक्चर के लेक्चर लेकर, ताकि पूरी फिजिक्स खत्म करें अपने, ठीक है। अब हाँ टाइम लगेगा, पेशेंस है रखिए, कोई दिक्कत नहीं। S1 वेक्टर, हाँ चलिए, तो अब यहां पे S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर, ये S वेक्टर होगा बिकॉज ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन विल वर्क हियर। अच्छा सरकार S वेक्टर लिख के बताइए, तो S वेक्टर में व्हाट इज S1 10 T I कैप, व्हाट इज S2 10 J, सही टी खा गए लग रहा है इसलिए बोलने में सीक्वेंस थोड़ा 10 T J कैप, मीटर में होगा ऑब्वियसली, डिस्प्लेसमेंट है तो ठीक है। अच्छा सर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो आ गया, लेकिन हमें एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई विल बी सेइंग दिस, इसलिए मैं अलग से बोलूंगा, अलग। देखिए अब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपन ने फाइंड किया, मैं सिंपल कहता हूं व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, सरकार एवरेज वेलोसिटी इज R2 वेक्टर, अरे ठीक है यार अब वो सब नहीं चाहिए, डायरेक्ट आप सर एवरेज वेलोसिटी इज एवरेज, निकालने का तरीका डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेना और नीचे टी लिख दिया, यानी अंडरस्टूड है टाइम इंटरवल, टोटल टाइम, ठीक। सर मोशन होने का टाइम तो 2t है, तो रुके 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 तो सरप्राइज खोल देंगे, रुके, हाँ सर एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो टाइम तो टोटल वैसे भी स्केलर ही है भैया, तो मॉडुलस का साइन एस वेक्टर पे लगा दीजिए, यानी सिंपल एवरेज वेलोसिटी या डायरेक्ट उसका मैग्नीट्यूड लिखें तो वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम होगा, और टाइम याद रखिए टोटल होता है हमेशा, आधा अधूरा नहीं, टाइम तो पूरा है, ठीक है, टोटल टाइम। तो V एवरेज इज S बाय टोटल टाइम, और टोटल टाइम यहां पर 2t गिवन है, लिख दिया क्योंकि t, ओके। और S का मैग्नीट्यूड क्या आएगा सर, हमने जो S का मैग्नीट्यूड, और ये कोई छोटी बात नहीं लिखी मैंने भाई, फॉर अ स्टूडेंट चाहे ड्रॉप लिया हो, चाहे 11th मतलब आप इस कक्षा में पहली बार इसको सुन रहे हो या कहीं पढ़ चुके हो और दोबारा सुन रहे हो, प्रोमिनेंट है इस पे बात करना कि कैसे वेक्टर निकालकर उसका मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, ताकि डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग सोचे दिमाग। अच्छा सर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पीछे चलते हैं, और हमें पहले से पता है कि किसी वेक्टर को अगर एक्स आई कैप प्लस वाई जे के
मतलब केप के फॉर्म में लिखा है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देने का। कभी कभी पंचर हो जाता है, कोई नहीं। तो एक्स वेक्टर जो है उसको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस मतलब जो आपका मतलब एस कह लो, ए कह लो, जो भी जनरल वेक्टर है, अगर वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के फॉर्म में गिवन है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। जब भी मैं अपनी गति बहुत तेज करने की कोशिश करता हूं तो लड़खड़ाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, बहुत बड़ी। इसीलिए प्रिपरेशन मोड में द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर नीडेड इज पेशेंस, बिकॉज आप अपने पॉइंट तक तो रीच करेंगे ही चाहे कुछ भी हो जाए, इफ यू हैव दैट पेशेंस। बिकॉज आपका ग्राफ ये होगा तो ये लोअर पॉइंट शायद उसी एग्जाम के दिन ना आ जाए, इससे बेटर है लेट्स मेक इट अ राइज देन कीप इट स्टैग्नेंट एंड एग्जाम में वापस। समझे भाई? मतलब अबे एग्जाम देके तो माइंड फ्री ना वैसा। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना था तो 10t आई कैप प्लस 10t जे कैप, यानी हमें x दिख रहा है, हमें y दिख रहा है और दोनों दिख रहा है तो अंडर रूट कर दीजिए, यानी 10t का स्क्वायर प्लस 10t का स्क्वायर। तो इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स का सम 90 डिग्री पकड़ेंगे तो क्या आता है √2 टाइम्स। ओरली आंसर करिए, व्हाट इज एस वेक्टर? बोलिए भाई साहब, व्हाट इज एस वेक्टर? तो डायरेक्ट 10t टाइम्स √2। ओके, अरे एक का मैग्नीट्यूड 10t दूसरे का 10t, क्या आएगा 10t √2 90 डिग्री पर, √2 ने √2 को, t ने t को, फाइनल आंसर क्या आएगा 10/√2। भाई साहब टंग ट्विस्टर था ये, दिस वॉज टंग ट्विस्टर। ठीक है, 10/√2। अब ये जो 10/√2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आया है, इसमें ध्यान से देखिए टाइम हट चुका है, वैसे भी वो मैग्नीट्यूड ही चाहिए था अपने को, क्योंकि हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो पता था ना, समझ रहे हैं? हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या था, पता था सर। अच्छा ठीक है, एक तो फॉर्मूला हम लोग और पढ़े थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है सर। इतना चर्चा करने में मजा नहीं आया, दिस वॉज टू मच फॉर अस। ठीक है, अनदर मेथड, ठीक है, अनदर मेथड ये कह रहा है सिंपल, एकदम सिंपल। क्या सुनना, ये रहा डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पहले गया 10 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में, फिर मुड़ा नॉर्थ में लेफ्ट मारकर 10 मीटर पर सेकेंड से। सर एवरेज वेलोसिटी अगर लिखना है तो देखिए, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है, क्या एवरेज वेलोसिटी वेक्टर को हम v1 प्लस v2 वेक्टर बाय 2 से नहीं निकाल सकते थे? करके देखते हैं। सर इनिशियल वेक्टर जो है वेलोसिटी वेक्टर वो है 10 आई कैप, प्लस जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है वो है 10 जे कैप, और ध्यान दीजिए बाय 2 कर देंगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? सर इसको सॉल्व करते हैं, 10 कॉमन ले लेते हैं या 10/2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा i प्लस जे, और ये 10/2 को वैसे भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये जो अपना i प्लस जे है, i प्लस जे पे फोकस करिएगा। तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर हमने निकाल दिया। क्या ये छुप गया क्या? ओहो, ओ माय गॉड, इतना बड़ा पाप, बड़ा बड़ा लिखने के चक्कर में ना, उफ। ठीक है, चलिए फिर से बोल रहा हूं मैं। तो मैंने बोला एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इज v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर बाय 2। क्यों सर, कैसे पता ये आपको फॉर्मूला? तो इसीलिए पता, देखिए दोबारा लिखने में एक और नई बात याद आई है, चलिए ये पहले से हो चुका है इसलिए कनेक्ट। सर हमें कैसे पता v1 प्लस v2 वेक्टर बाय 2 इज एवरेज वेलोसिटी? अरे बिल्कुल पता है, हमने एवरेज वेलोसिटी के 2 केस पढ़े थे जब हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल में पूरे मोशन को तोड़ दिया जाए तो आंसर आता है v1 प्लस v2 बाय 2, v1 प्लस v2 बाय 2, इनिशियल फाइनल बाय 2। मजा है, ठीक है। और अगर यही सेम पर्टिकुलर पॉइंट डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस में तोड़ दिया जाता है तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। मैं कहता चलो आप क्यों याद कर रहे हो, तेल लेने जाए, इक्वल टाइम वाला तो याद है क्योंकि बहुत बेसिक था, v1 प्लस v2 बाय 2, आधा करना था एवरेज। अब आए एवरेज वेलोसिटी वेक्टर निकाला, ये आया कैसे, v1 इनिशियल v2 फाइनल, बट क्योंकि वेक्टर तो ij लगाना जरूरी, और वो हम पहले से ही बात कर चुके हैं कैसे, मतलब ईस्ट को i और नॉर्थ को j कहा। अच्छा, प्लस तो ये एवरेज वेलोसिटी का वेक्टर आ गया। सर हमें तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, मैग्नीट्यूड। अगर एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए था तो 10/2 को मत छेड़िएगा, i प्लस j का कोएफिशिएंट 1 है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर।
कितना आएगा √2, यानी 10/2 मल्टीप्लाइड बाय √2, √2 को ले बीता, फिर से आंसर आएगा 10/√2 मीटर पर सेकेंड। का भैया मजा आया? मजा आया कि नहीं मजा आया? तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने निकाल के इतनी मेहनत की, फिर एवरेज वेलोसिटी फाइंड किया, द एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर विथ डायरेक्शन ओरिएंटेशन गिवन था। 2 तरीके और स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई इसीलिए, बिकॉज अब आपको यह समझाना जरूरी है कि आपका साथ बने रहना और हर एक पॉइंट को ध्यान से देखना जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे चैप्टर्स हैं एंड वी हैव टू मेंटेन अ पेस। मे बी आई विल बी रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ माई लेक्चर्स सो दैट उतना ही कंटेंट कन्वे करें जितना आप उस दिन ग्रास्प कर सकें और उसके साथ लग सकें काम करने के लिए। मेरा टारगेट क्या है मैं बताता हूं। मेरा टारगेट ये है कि जेई से पहले आई शुड बी एबल टू कंप्लीट मोस्ट ऑफ द सिलेबस, बट क्योंकि एक कंटेंट फ्लो है, एक क्वालिटी मेंटेन करना है, तो आई विल टेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फर्स्ट, सो दैट वो वाले चैप्टर जिनका वेटेज हर एग्जाम में सबसे ज्यादा होता है, वो पर्टिकुलर पॉइंट में पहले उठाऊं आपके साथ, और उन पॉइंट्स को पहले उठाकर मैं आपसे ये सारी बातें करूं जो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्ट्रेट लाइन उठाया, मैंने मैथमेटिकल टूल उठाया बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्टूडेंट जो कि फिजिक्स, भले आपके सब्जेक्ट में मैथ्स हो, एज अ जेई के लिए मैथ्स हो ऑब्वियसली, या किसी ने बायो के साथ मैथ्स ली हो फॉर नीट प्रिपरेशन, बोर्ड के लिए भी बात हो रही है, सेम बात है। तो मैथमेटिकल टूल इज नेसेसरी, इसलिए उठाना पड़ा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट उठाया बिकॉज यूनिट्स का पॉइंट बहुत जरूरी था और बहुत क्रिस्प तरीके से पढ़ाया उसको, ये नहीं कि बहुत लंबा चर्चा किया मैंने। यूनिट्स एंड मेजरमेंट देखिए 20-25 मिनट के लेक्चर है, बस प्रैक्टिस के सेशन अभी उसमें ऐड होंगे। ठीक है, तो यहां फर्स्ट वाला पॉइंट जो हमने निकाल लिया, बाकी चैप्टर्स का मैं ज्ञान आपको और आगे लेक्चर्स में देता रहूंगा, बिखेरूंगा थोड़ा अपना चर्चा को, नहीं तो फिर यही बातें होती रहेंगी। चलिए, तो सेकंड पॉइंट है द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। सर जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का निकालना है, अच्छा सर एक तो बात अभी हमको बताए नहीं आप, देखिए एक गोला मारे थे हम, ई गोला पे मैग्नीट्यूड हो गया है लेकिन ई गोला पे डायरेक्शन अभी बाकी है, और डायरेक्शन बाकी है तो वापस गए और अब आसान चर्चा पर बात होगी। ये चलेगा, ये छुप गया आप क्योंकि मतलब हम इसको चर्चा में ले चुके। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर वाज गिवन, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इज आल्सो शोन, and we have a relation that v average is v1 vector plus v2 vector by 2। मैं कह रहा हूं बाकी सब तेल लेने जाए, just think about the direction, just think about the direction। क्या मैं इसको अलग पेज पे मतलब न्यू पेज पे बना लूं क्या? चलो जस्ट, हाँ देखिए इनिशियली ऐसे गया 10 ईस्ट, ठीक है, फिर इधर ऐसे मुड़ गया 10 नॉर्थ। ठीक सर, एवरेज वेलोसिटी v1 और v2 को सम करके मिली है, यानी अगर मैं एवरेज वेलोसिटी को v1 प्लस v2 वेक्टर बाय 2 लिख रहा हूं तो मैं अब सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो एवरेज वेलोसिटी का कैप वेक्टर यानी डायरेक्शन वेक्टर विल बी v1 प्लस v2 वेक्टर बाय 2। छोड़ो ना यार, वो तो वैसे भी नंबर है, उसका क्या डायरेक्शन में रोल, ठीक है, ये निकाल लो। और फिर इस पूरे को अगर एक वेक्टर कह रहे हैं तो उस वेक्टर का कैप वेक्टर चाहिए यानी डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, उस पूरे का v1 प्लस v2 वेक्टर का जो भी मतलब आंसर आएगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, सिंपल यही कहना चाह रहा हूं। तो इन दोनों का मैं इसके ऊपर कैप नहीं लगा सकता ना ऐसे कि v1 कैप, ठीक, देखिए तो यहां पर जो नेट डायरेक्शन मतलब वैसे भी कर सकते हैं, उनके क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर जोड़ के भी आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी सिंपल समझते हैं जनरलाइज तरीके से कि मेरा कहने का पर्पस, क्योंकि फिर आगे भी जाना है ना अपने को, v1 प्लस v2 वेक्टर मन नहीं मानता वो छोड़े बिना, मतलब वो पॉइंट बताए बिना, बट ठीक है लेट्स गेट टू द फाइनल पॉइंट। तो v1 प्लस v2 वेक्टर से हमें जो एवरेज वेलोसिटी है वो मिल रहा है, यानी डायरेक्शन भी वही बता रहे होंगे भैया, जब वेक्टर वो बता रहे हैं तो डायरेक्शन भी वही बता रहे होंगे। तो ये v1 ये v2 कंटिन्यूअस वेक्टर ट्राइंगल, ये बना रिजल्टेंट, और ध्यान दीजिएगा ये ईस्ट है ये नॉर्थ है। अब मुझे एंगल बताना है, एंगल सोचिए दोनों का मैग्नीट्यूड 10-10 है, और जब भी दो वेक्टर्स 90 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड हो और उनके बीच में एंगल मतलब जो उनका रिजल्टेंट बनेगा उनके बीच में, वो दोनों से कितना एंगल बनाएगा, तो सिंपल बात है बाइसेक्टर के अलॉन्ग बनता है। तो ये एंगल भी 45 डिग्री और ये एंगल भी 45 डिग्री,
तो डायरेक्शन कैसे डिनोट कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, जस्ट लुक एट दैट, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं तो ये मान लूंगा, तभी मैं उस तरह से समझाऊंगा। तो जो डायरेक्शन है वो कैसे बोला जाएगा, वो कहेंगे, देखना सुना, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट या 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? क्या मतलब है इसका कि भैया हमने सबसे पहले 45 डिग्री बनाना है, किसके रिस्पेक्ट में बनाना है, ईस्ट, और किधर निकल जाना है, नॉर्थ। यानी मतलब अगर मैं खाली इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करूं तो पहला वाला 45 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ठीक है, ये और ये, क्या मेरी मुंडी खा गई? नहीं। तो नॉर्थ और ईस्ट बनाए, अच्छा इनमें 90 डिग्री बना दिया, ठीक है। अब 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट को अगर मैं बता रहा हूं शब्द, मतलब उसके शाब्दिक तौर पर अगर मैं बोल रहा हूं तो कैसे वो यहां रिप्रेजेंट होगा, तो 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी पहले ईस्ट पे चले जाइए, ईस्ट में चले जाइए। अब इस वेक्टर को कितना मोड़ना है, 45 डिग्री, बट किसकी तरफ मोड़ना है, नॉर्थ की तरफ, और ये रहा। दूसरा वाला कुछ नहीं, वो नॉर्थ के रिस्पेक्ट में बता रहा है, कन्वेंशन उसका बेसिस नॉर्थ है, बस। तो ये तरीका हुआ। अब आज के बाद ये दोबारा बात कभी नहीं बोलने वाला मैं सीधा आप डायरेक्शन को बताऊंगा और दोबारा इस पर चर्चा कभी नहीं करूंगा, ठीक नहीं, मतलब देखते। तो मन बाबरा, तो v1 प्लस v2 वेक्टर बाय 2 करने से एवरेज मिल गया, वापस गए और दूसरा वाला पार्ट देखा। अब इससे भी हम फ्री हैं। ओके, लेट्स सी द लुक, मतलब लेट्स लुक एट द सेकंड पार्ट। गोला कर दें, नहीं तो टिक मार देंगे तो हो गया, आगे बढ़ गया। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, अब चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए तो हम उसी पेज पे जाएंगे दोबारा, यहां पर, इससे काम हो जाएगा। दिस विल बी सफिशिएंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू, यही रहना इसका जरूरी है। मैं क्या करता हूं, लोग को थोड़ा और छोटा कर देता हूं इसको, मतलब ये तो समझा चुका ना, इसको रेफरेंस लेकर बात बतानी है ताकि पता चले कि एवरेज वेलोसिटी एंड डिफरेंस इन वेलोसिटी में क्या ग्राफिकल तरीके का बेसिक डिफरेंस आएगा। इवन दो you'll get it, you'll denote the direction, but let's compare on a, मतलब आपका आजू बाजू रख के नहीं, कंपेयर करते हैं बाकी वेबसाइट पे जैसे। हाँ, तो अब यहां पर मुझे चाहिए चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा सर, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब डेल्टा वी वेक्टर विल बी फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, एंड यू कैन सी कि हमें ये भी पता है फाइनल कितना, हमें ये भी पता है इनिशियल कितना है, बट मैं कह रहा हूं मैग्नीट्यूड इज नॉट द कंसर्न राइट नाउ, बिकॉज वो सेम ही आने वाला है, उसका चर्चा छोड़ दो। सेम मतलब नॉट दैट एग्जैक्टली, बट बताता हूं। तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर करना है। अच्छा, मतलब ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड सेम नहीं आएगा, दोनों चीजें डिफरेंट है। वो तो मैं ये कह रहा हूं कि मैग्नीट्यूड इज नॉट राइट नाउ दैट मच, मतलब एक अभी वो हमारे लिए बिगर कंसर्न नहीं है, बिकॉज वेक्टर सब्ट्रैक्शन निकल ही जाएगा, तो सीधा सीधा पुट करके कर लो काम। तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। अच्छा सर, ग्राफिकली बात करते हैं, चलो आओ। तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये इतनी बार जो मैं समझा रहा हूं ना, ये लेंथ अब धीरे धीरे देखना कम होती जाएगी, और फिर जब क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D, फिर सर्कुलर 2D में, प्रोजेक्टाइल 2D में, सब जब करेंगे तब देखना, तब इतनी बातें नहीं होंगी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इधर की तरफ है v1 वेक्टर, और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इधर की तरफ है, मतलब को इनिशियल बना दिया, फ्री वेक्टर थे तो वहां से उठा के को इनिशियल बना दिया, बस उससे कुछ होगा नहीं, मतलब अभी वेक्टर सेम। अच्छा, अब हमें चाहिए v2 माइनस v1, यानी हम जानते हैं कि v2 प्लस ऑफ माइनस v1 लिखना, जो वेक्टर का तरीका है, मतलब एडिशन को यूज करना है, ये उसका तरीका है, माइनस v1 लिखना। यानी इसमें से किसको पलटे, तो v1 का माइनस v1 मतलब क्या, पलट दो, मैग्नीट्यूड सेम रखो, तो ये माइनस v1 वेक्टर है। अब इसको जोड़ दो, यही तो सिखाया, ये जोड़ दो, तो ये बनाया हेड से लाइन, ये बनाया इसके हेड से लाइन, ये बीच में बना, और यही है अपना डेल्टा v वेक्टर। अब क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है भैया, ये भी 10, ये भी 10, तो बताओ इस, अब मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, ये डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल कितना आएगा, डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल कितना आएगा, सिंपल 10 और 10 का रिजल्टेंट 90 डिग्री पर 10√2, डिफरेंट है भाई, वो 10/√2 था, ये 10√2। अच्छा सर, डेल्टा वी वेक्टर का कैप वेक्टर बताओ, डायरेक्शन बताओ, मतलब इस बार मुझे यूनिट वेक्टर नहीं बताना है, मुझे क्या करना है, मुझे उसका डायरेक्शन इन वर्ड्स बताना, वर्ड्स में तो मैं ऐसा एरो बनाता हूं, इक्वल नहीं, तो आप सोचेंगे यूनिट वेक्टर है, मतलब वो भी निकाल सकते हैं, जो चलो मेरा मन अब नहीं मान रहा, मैं बता भी दूंगा। देख, तो डेल्टा वी कैप का डायरेक्शन यहां कैसे पता चलेगा, मैग्नीट्यूड सेम, तो बाइसेक्टर यानी 45 डिग्री 45 डिग्री, तो बीचों बीच आवेगा एकदम, तो 45 डिग्री बोलेंगे, फिर से वही डायरेक्शन होगा, लेकिन इस बार बेसिस देखिए क्या होगा, 45 डिग्री
45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नहीं नॉर्थ ऑफ वेस्ट। और दूसरा तरीका क्या होगा, 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। समझे? हाँ के ना? अच्छा, इसका दूसरा तरीका सर उसका यूनिट वेक्टर निकाल के दो ना, चलो, क्योंकि आप मतलब अभी बोलते बोलते हिचके तो हमें शक है, तो उसको भी खत्म करते हैं। देखना भाई, अपने को डेल्टा वी वेक्टर का कैप वेक्टर चाहिए, विच इज डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड। अब डेल्टा वी वेक्टर ऊपर निकाल लेंगे, लेकिन डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड तो हम निकाल चुके हैं, वो है 10√2, 10√2। सो द डेल्टा वी वेक्टर विल बी ऑब्टेन्ड हाउ? सर वो तो v2 माइनस v1 वेक्टर है, और ये है 10j कैप, ये है 10i कैप। देख लेना कहीं भावनाओं में, तो 10j माइनस, अच्छा तो यहां लिख दिया 10j माइनस 10i। ध्यान से देखिए, 10 10 10 गयो, बचो j कैप माइनस i कैप बाय √2। यही हमारा यूनिट वेक्टर है, यही हमारा यूनिट वेक्टर है। सर कैसे यूनिट वेक्टर है? अगर इसको j कैप अपॉन √2 माइनस i कैप अपॉन √2 लिख दें, और इसका कोएफिशिएंट माने 1/√2, इसका कोएफिशिएंट माने 1/√2, और इनका रिजल्टेंट निकालें तो √a² प्लस b² में आएगा 1/2 प्लस 1/2 विच इज 1, उसका रूट लेने पे 1, यानी ये यूनिट वेक्टर। बट क्या करा यूनिट वेक्टर है तू? डेल्टा वी वेक्टर का, ये डेल्टा वी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। अब बताइए, अगर ये क्वेश्चन मुझे खाली सॉल्व भर करना होता तो आपको लगता है मैं 4 पेज लगाता? यहीं लाइन खींच के आजू बाजू इसको सॉल्व करके दे चुका होता, लेकिन वो मैं दे चुका होता फिर। ठीक है, ये अभी एग्जाम्पल, एंड आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट, कनेक्ट ईच एंड एवरी पॉइंट विच यू हैव हर्ड, लिसन, डेल्ट, अप्लाइड, किसी भी तरीके से आपके आसपास रहा वो शब्द, वो कनेक्ट करना है। उस कहानी को, जो अलग अलग पात्र वहां सुनाए थे, उन पात्रों को यहां पर पात्रा बनाकर खा नहीं जाना है, उसको अप्लाई करना है। दिस इज अ डिश। ओके, अब अलग एग्जाम्पल यहां पर, क्योंकि मैं पॉलीगन लॉ के बारे में, क्योंकि मैंने जब आपके साथ डिस्कस किया स्टार्टिंग पॉइंट पर, जब मैंने आपका वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन जब आई वाज टेकिंग, तो इनिशियल पॉइंट पर मैंने बोला भैया 3 तरीके से वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। एक तो है ट्रायंगुलर, एक तो है पैरेललोग्राम, और फिर है पॉलीगन। बट आई थिंक, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग भी हो सकती है, पॉलीगन लॉ इज जस्ट उसको नोइंग पर्पस के लिए सुन लिया कि ऐसा कुछ है, कि अगर एक पॉलीगन बना के दे दिया तो उसमें मल्टीपल साइड्स हैं और डिफरेंट साइड्स के साथ डील करना है, तो कैसे वो नेट वेक्टर आप निकाल रहे हैं। ये मतलब ये रफ वर्जन बोला मैंने, कोई लॉ नहीं बोल रहा मैं, डोंट वरी अबाउट द स्टेटमेंट। वैसे भी आप कोई भी, अगर मान लीजिए आप मल्टीपल वेक्टर्स आपको दिए जाए, तो या तो आप रिजॉल्व कर लेंगे, या मान लीजिए अगर वेक्टरली डील ही करना है इस सवाल की तरह, तो आप 2-2 करके वेक्टर को जोड़ेंगे, एक साथ थोड़ी जोड़ देंगे भैया। समझ रहे हैं इस बात को, कि आप उसको ऐसा हल्का फुल्का। चलिए, तो सवाल ये है, ध्यान दीजिएगा, इन एन ऑक्टागन ABCDEFGH ऑफ इक्वल साइड्स यानी रेगुलर, व्हाट इज द सम ऑफ AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस AE वेक्टर प्लस, ठीक है पढ़ लेंगे, अभी उसको सॉल्व करते हैं, फिर पढ़ना तो है ही। और उसने AO वेक्टर दिया है। अच्छा, जब कोई वेक्टर आपको नाम देता है, बहुत बेसिक बात, सिंपल बात, AB वेक्टर, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AB वेक्टर? उसका मतलब है A उसका टेल है और B उसका हेड है। दिस इज द वेक्टर रफली, लेट्स से आई एम गिविंग एन एग्जांपल, AB और ये AB वेक्टर। तो यहां पर उसी उसी जो शब्द के तौर पर उसको रिप्रेजेंट किया है, जो लेटर्स यूज करके, तो पहले ये तो समझ आया ना किस वेक्टर की बात हो रही है। लेट्स यूज द हाइलाइटर। ठीक है, अब AB वेक्टर है, तो AB वेक्टर मतलब ये रहा, और जिस ओर मेरा हाइलाइटर रंगता हुआ गया, वही रंगता, मतलब वही आपका डायरेक्शन है AB वेक्टर का। चाहे तो ऐसे एक तो हेड भी बना देते हैं, थोड़ा कट रहा होगा बट कोई, जिला बढ़िया है। तो अब उसके बाद है AC वेक्टर। सर AC वेक्टर तो यहां से यहां तक बनेगा। फिर नेक्स्ट AD वेक्टर, वो ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक बनेगा। समझ रहे हैं? फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली
ये मामला चलता जाएगा। ये अपना इस तरीके से मामला बनने वाला है। अच्छा, तो ये सारे वेक्टर्स तो चलो हमको समझ आ गए, इनको हटा देते हैं। अब इनको डील करने के लिए जो पर्टिकुलर यहां पर अपने को वेक्टर्स दिए हैं ए बी ए सी, पहले ए बी पे फोकस करते हैं। ठीक है, अब ए बी वेक्टर यहां पर कौन सा है, तो मैं रेड कलर से थोड़ा सा बोल्ड ऐसे बना रहा हूं। ये है ए बी वेक्टर। ठीक, और नोटिस करिएगा एक साइड है अपने पास, मतलब एक ट्राइंगल यहां पर ये देख रहे होंगे, ये देखिए ये एक ट्राइंगल बन रहा है इस ए बी वेक्टर को इन्वॉल्व करके। कैन यू सी दिस और नॉट? और ये भी आप नोटिस करिए कि ये जो यहां पर वेक्टर है, अगर मैं ए से ओ बना दूं तो ए ओ वेक्टर, या ओ से ए बना दूं, मतलब अगर बाहर की तरफ बना दूं ऐसे, मान लीजिए ये तरीका हो जाए अपना बनाने का। ठीक है, तो मैं इस केस में इस तरह से ओ से ए बना दूंगा, और अगर मैं ए ओ वेक्टर कह रहा हूं तो ये बनेगा। समझे? मतलब वो आप शब्द के तौर पर समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं कि ओ से ए मतलब ए से ओ कैसे बना रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा वो वेक्टर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो वेक्टर है वो कौन सा है? एसी वेक्टर। ध्यान से देखिए, यहां से यहां कनेक्ट हो रहा है एसी वेक्टर। ठीक है, एसी वेक्टर यहां से यहां कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, तो कुछ ना कुछ करके उन वेक्टर्स को अपने क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे हम उनको मतलब यहां पर निकाल रहे हैं। अच्छा, तो सिर्फ अभी फोकस करते हैं ए बी वेक्टर पर। ठीक है, अब यहां पर जो ए बी वेक्टर होगा उसको कोरिलेट करते हैं हमारे नोन वेक्टर से। नोन वेक्टर कौन सा है? ए ओ वेक्टर, वो हमारा नोन वेक्टर है। तो हम किसी भी तरह से इन सारे रिलेशंस को हटाकर उस पॉइंट पर जाना चाहते हैं कि नॉन वेक्टर के फॉर्म में सब कन्वर्ट हो जाए। तो अपन ने पहले लिख दिया ए बी वेक्टर। ठीक है, अब ए बी वेक्टर को कनेक्ट करने के लिए अपने पास कौन कौन सी साइड है? तो अपने पास ओ ए वेक्टर है, ओ बी वेक्टर है। समझ रहे हैं? अपने पास ओ ए वेक्टर है और ओ बी वेक्टर है। तो मैं कह रहा हूं 2 मिनट के लिए सिर्फ उस ट्राइंगल पे फोकस करिए। लेट्स फोकस ऑन दैट ट्राइंगल पर्टिकुलरली। ठीक है, तो मैं ए बी वेक्टर को क्या ऐसा लिख सकता हूं, सुनना ध्यान से। एक तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, सीक्वेंस में बनाते हैं। चलो देखो, ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर दिख रहा है आप लोगों को, अब मैंने ओ बी बना दिया। तो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है सर? ट्राइंगुलर लॉ, इसको मतलब अब मैं इसको लाके लिखता हूं, पर ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है सर? एक का बात कहता है ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि दो कंटिन्यूअस वेक्टर का सम, देख देख देख, दो कंटिन्यूअस वेक्टर का सम यानी ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर। दो कंटिन्यूअस वेक्टर का सम तीसरे के बराबर होगा। समझे? दो कंटिन्यूअस वेक्टर का सम तीसरे के बराबर होगा। अच्छा जी, ठीक है, यहां तक भी आपके साथ है। यानी ए बी वेक्टर विल बी रिटन एज ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर विल बी रिटन एज ओ बी माइनस ओ ए। अरे ए बी यहां रख, उधर भेज दे। यानी कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि हर जो लेटर लिखा है ए बी, बी माइनस ए, ओ इज द रेफरेंस, बी माइनस ए, ओ इज द रेफरेंस। अच्छा, तो सर क्या मैं एसी वेक्टर को डायरेक्ट, अब देख मेरा काम आसान हो गया। अब मुझे मतलब ये जो बात थी, अब मेरे को इतना धीरे नहीं बोलनी पड़ेगी। देख ध्यान से देख, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर डीलिंग, तो उस सेंस को देखना। एसी वेक्टर सर ओसी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अच्छा जी, सर इसके बाद एडी वेक्टर डायरेक्ट लिख दें। अब क्यों टाइम पास करवा रहे हो? ठीक है, अब तो अपने को इतने फील आ गया कि अब क्यों 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 टाइम पास। चलो ठीक है, चलो सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर रहे हैं भाई, सीक्वेंस में एकदम ताबड़तोड़। ए बी वेक्टर ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है, प्लस ए सी वेक्टर ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, प्लस ओ डी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, प्लस ध्यान दीजिए ओ ई वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। भाई साहब अब तो पीछे आवेगा, रुको ले चलेंगे इसको, आगे ले चलते हैं। कहां तक हो गया? ओ ई तक हो गया। हाँ, तो ओ एफ वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। चलो पहले अभी इसको उठा के ले चलते हैं अगले पेज पे। सरप्राइज नहीं खोलना, पेस्ट। बोल रहा है आदमी। पुरानी पिक्चरों में ऐसा होता था वो, ठीक है, जब ऐसे फाइटिंग सीन हो रहे हैं ना, तो वो जब मारेंगे तो ऐसे बीच बीच में जब ऐसे डुशुम डुशुम ऐसे करके वो पीछे से कोई लिटरली ऐसा, इट वॉज वेरी चीप बट ठीक है चलिए। तो अपने सीक्वेंस में कैसे लिख रहे थे, अपने कहां तक पहुंच गए? जो आपका ए एफ वेक्टर है वो है ओ एफ माइनस ओ ए वेक्टर। फिर ए जी वेक्टर क्या है? व्हाट इज ए जी वेक्टर? व्हाट इज ए जी वेक्टर? तो वो है ओ जी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर।
प्लस, भाई साहब का सवाल ले लिए हैं, ठीक है, ए एच वेक्टर, मतलब लिखने में जितना उसको सोचने में तकलीफ नहीं उतना। चलिए तो ओ एच वेक्टर, हाँ ए एच है ना, हाँ तो ओ ए वेक्टर, बहुत बढ़िया। सर अब इसका क्या करिएगा, सुनिए ध्यान से, एक जो जो इसमें से अलग, मतलब जो पॉजिटिव वाले हैं एक साथ कर लिए, ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर प्लस ओ एफ वेक्टर, ओके, प्लस ओ जी वेक्टर प्लस ओ एच वेक्टर, और फिर ओ ए कितनी बार है गिन लेते हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही ना, हाँ तो -7 ओ ए वेक्टर। अब ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको एक बार आते हैं और यहां पर आकर समझते हैं। मैं अब ब्लू कलर के हाइलाइटर से इसको शो करूंगा। व्हाट इज ओबी वेक्टर, ये रहा। व्हाट इज ओसी वेक्टर, ये रहा। व्हाट इज ओडी वेक्टर, ये रहा। व्हाट इज ओई वेक्टर, ये और ये। आप सोचिए कोई बंदा ऐसे बीच में खड़ा हो एंड सिमेट्रिकली ऑल द पर्सन्स आर पुलिंग दैट रोप इन अ सिमेट्रिक वे। वो जो 360 डिग्री बीच में एंगल होगा ना, 360 डिग्री, उसको सब में इक्वल भाग दे दीजिए, तो ये एकदम सिमेट्रिक वे में कोई पूरा एकदम 360 को डिवाइड करके कोई खींच रहा है, तो वो बंदा कहां जाएगा? वो बंदा खुद कोशिश नहीं कर रहा है कहीं जाने की, ना कहीं स्लिपरी है, सब जगह सरफेस सेम है और ऐसा खींच रहे हैं, तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। यानी अगर OB से लेके OA तक घुमा के पूरा ले आऊं तो देखो OB है, कौन कौन से देख लो, OB है अपने पास, OC है अपने पास, OB है अपने पास, OC अपने पास, OD अपने पास, OE अपने पास, OG अपने पास, सॉरी OF अपने पास, OG अपने पास, OH अपने पास। क्या नहीं है अपने पास? OA नहीं है, OA नहीं है। क्या नहीं है? OA नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहां पर एक OA वेक्टर जोड़ देते हैं और यहां पर OA वेक्टर और एक घटा देते हैं। ऐसा करने से ये पूरा समेशन 0 आ जाएगा, क्योंकि अब अपने पास सारे वेक्टर्स, सी सबका समेशन 0 है। इसका मतलब क्या है, ये सोचो, अगर मतलब इसको समझाने का एक सिंपल तरीका है मेरे पास, एक वेक्टर है इधर की तरफ, एक वेक्टर है इधर की तरफ, ठीक है, ये दो वेक्टर है। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड सेम है तो नेट की वैल्यू बोल के आएगी 0, और अगर ये नेट की वैल्यू 0 आने वाली है तो सोच खत्म बात। बट अब मैं यहां एक दो वेक्टर बना दूं और इनका मैग्नीट्यूड फिर से सेम है, तो इनके मतलब जो इनके अलॉन्ग 0 हो जाएगा। फिर मैं 2 यहां बना दूं, फिर मैं 2 यहां बना दूं, तो आपको नहीं लगता ये नेट अभी भी 0 ही होगा? सब काट देंगे एक दूसरे को तो ये 0 हो गया। क्या बचा? -8, सॉरी पेज ले लिए हैं, बताइए। हाँ क्या आएगा? -8 OA वेक्टर। अच्छा सर एक काम कर लो, -8 बाहर रखो, OA को पलट के लिख दो AO। लेकिन जब किसी वेक्टर को पलटोगे तो माइनस नहीं लगाना पड़ेगा साथ में, बिकॉज OA वेक्टर इज नेगेटिव वेक्टर फॉर AO। अरे पलट दोगे ना भैया, एंटी पैरेलल। मैंने यही इसलिए बोला ना, O से शुरू, A पे खत्म, A से शुरू, O पे खत्म। अरे इसलिए इतना डीप जाके समझा रहे हैं भैया, नहीं तो ये क्वेश्चन बोल रहा हूं सॉल्व करने के पर्पज से। आप देखिएगा अभी जब क्वेश्चन लगेंगे, ये तो एग्जांपल को हम इतना, अब मैंने इससे पहले वाला जो सवाल लगाया सॉल्व करने के लिए, सिंपल लास्ट पॉइंट, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, एडिशन, जो आप सब्ट्रैक्शन, नेट, और वो भी ओरली, खत्म क्वेश्चन, वहीं खत्म, हार्डली मिनट भर। लेकिन अभी इस पॉइंट पर अगर मैं ये करने बैठूंगा तो दिस इज जस्ट शो ऑफ, और शो ऑफ भी करेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा 8 AO वेक्टर। सर AO वेक्टर कितना है? तो देखिए सवाल दिया है 2i + 3j - 4k, तो 8 2i + 3j - 4k, 16i कैप + 24j कैप - 32k कैप, ये आपका फाइनल वेक्टर है, और जो उन सब वेक्टर्स के समेशन से प्रोड्यूस हुआ है। समझ आया भैया आपने को? ओके चलिए, एक कोरा पेज रह गया बीच में, कोई ना कोई ना। चलिए एग्जांपल नेक्स्ट। 3 वेक्टर्स आर शोन इन द फिगर हैव मैग्नीट्यूड A वेक्टर 3, B वेक्टर 4, C वेक्टर 10। फाइंड नंबर्स P and Q सच दैट C वेक्टर इज PA वेक्टर + QB वेक्टर। अच्छा जी, यानी इस सवाल के अंदर आप नोटिस करिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर हमें P और Q निकालना है। अच्छा, P और Q निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, तो जो उसने रिलेशन दिया है पहले उसको लिख देते हैं, C वेक्टर = PA वेक्टर + QB वेक्टर। ठीक है, PA वेक्टर + QB वेक्टर। अच्छा जी,
अब ये जो हमने लिखा इस रिलेशन से हम क्या ऑब्टेन करें, तो अगर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मैं तो कहता हूं बाद में बाकी सब कर लेंगे, फिगर दे रखी है वो सब करते हैं। पहले ये समझते हैं कि मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर लिख देता हूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आई और जे के फॉर्म में, बाकी चर्चा बाद में। क्योंकि इतना तो मुझे समझ आता है कि भैया अगर दो अननोन है मेरे पास तो मुझे दो इक्वेशन चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और उसने मुझे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही इक्वेशन दिया है, और उस इक्वेशन से क्या मैं आंसर निकाल भी पाऊंगा कि नहीं, पहले ये समझना पड़ेगा। तो जो गिवन था उसमें ए वेक्टर लिखते हैं। चलिए ए वेक्टर कैसे लिखेंगे और फिर उसके बाद बी वेक्टर लिखेंगे। अच्छा, तो वेक्टर लिखने के लिए चले जाइए उस पर, फिगर पर चले जाइए, जहां मतलब जहां आपको ग्राफिकली शो कर रखा है। ए का मॉड्यूलस यानी मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट। तो ये जो ए वेक्टर यहां शो कर रखा है उसको आप नोटिस करिए, वो एक्स के अलॉन्ग ही है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 यूनिट है। ए वेक्टर को सीधा सीधा लिख दीजिए 3 आई कैप, 3 आई कैप। तो ए वेक्टर हो गया 3 आई कैप, इसमें कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट था। नेक्स्ट है अपना बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड है 4। बट आप नोटिस करिए बी वेक्टर हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किसी स्पेसिफिक एक गिवन स्टैंडर्ड वेक्टर के अलॉन्ग, मतलब आपका जो यूनिट वेक्टर है उसके अलॉन्ग नहीं है, वो कहीं प्लेन में बीच में है, ठीक है, एक्स वाई। तो ये 30 डिग्री एंगल है, तो 30 डिग्री। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 4 यूनिट है भैया, मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है। तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला कॉम्पोनेंट कितना आएगा, 4 cos 30, और ये वाला कॉम्पोनेंट कितना आएगा, 4 sin 30। 90 रोल है सर, अरे बाद में उसका अभी कोई सिंपल। जो बी वेक्टर है 4 मैग्नीट्यूड का, वो एक्स एक्सिस से बना रहा था 30 डिग्री, तो 4 cos 30 बेस, दूसरा परपेंडिकुलर। तो बी वेक्टर लिखने अभी जा रहे हैं अपने, क्या लिखेंगे उसको, 4 cos 30 आई कैप प्लस 4 sin 30 जे कैप। ये अपना वेक्टर हो गया बी वेक्टर। अच्छा, अब सर उस इक्वेशन में सी वेक्टर भी तो लिखना पड़ेगा, बिल्कुल, तो चलिए सी वेक्टर भी निकाल लें, सही सोचा आपने एकदम। अब सी वेक्टर अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये रहा वेक्टर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड फॉर दिस वेक्टर, 10 यूनिट। ये वाला एंगल अपने को पता चल जाए, काम हो जाएगा। सोचिए, ध्यान से देखिएगा, हाइलाइटर यूज करते हैं। ये एंगल 30 डिग्री, तो भैया जे एंगल कितना, 60 डिग्री। और अगर ये 60 डिग्री और टोटल 90, तो ये कितना, अगेन 30, समझे, ये 30, ये 60, ये 60, और टोटल 90, टोटल 90, टोटल 90, टोटल 90, कितना बचेगा, 30। यानी जो सी वेक्टर है वो वाई एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है, और 30 डिग्री का बना रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड है 10। सो वेक्टर आएगा 10 cos 30 जे कैप प्लस 10 sin 30 आई कैप। मतलब जो मुझे पहले दिखा मैंने वो लिख दिया सीक्वेंस में। सर ये सही है क्या, बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है, यही गड़बड़ाता है मामला। क्या ये गलत क्यों है, बाकी सब ठीक था, क्योंकि जब उसको रिजॉल्व किया तो +x और +5 में था तो ठीक था। लेकिन जब इस वाले वेक्टर को, सी वेक्टर को रिजॉल्व किया, देन यू कैन सी एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल कि आपका वेक्टर सी वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट तो चलिए ऊपर गया, +y में गया, बट ये वाला कंपोनेंट इधर जाएगा और वो -x में जाएगा। यानी जब आप उस वेक्टर को लिखेंगे तो यहां पर -i कैप लगाएंगे, और लगा देते हैं ढंग से -i कैप, इसलिए थोड़ा सा उल्टा लिखा मैंने। उसको रीअरेंज करने तो ये आएगा -10 sin 30 आई कैप प्लस 10 cos 30 जे कैप। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब इन वेक्टर्स को, क्योंकि ये थोड़ी जगह कम पड़ेगी और मैं इसको जूम आउट, चलिए ऐसा करते हैं, जूम आउट कर देते हैं इसको, इतनी पिछले पेज में ले जाने में फिर टाइम भी ज्यादा जा रहा है और वो मजा भी नहीं आ रहा है, क्योंकि जो देख लिया उसको तो जूम कर लीजिएगा। कुछ चीजें हैं जो हमारे बीच में और लेक्चर्स होते होते रेपो बन जाएगा, और लेक्चर्स मतलब नॉट चैप्टर्स, कुछ और लेक्चर्स, देन आई विल हैव अ रेपो। क्योंकि मैं अकेला इस जगह बैठकर सारी चीजें, वो लैपटॉप भी देख रहा है आदमी, यहाँ जहां लिख रहा है वो भी देख रहा है, कैमरा भी देख रहा है कहीं बंद तो नहीं हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। और टीचर को ये एलिवेशन पे पढ़ाने में मजा नहीं आता भाई, ये एलिवेशन में आता है। बट कोई नहीं, आफ्टर सर्टेन टाइम बोर्ड का भी व्यवस्था होगा, धीरे धीरे सब चीज होगी, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग विल बी देयर डेफिनेटली। चलिए तो यहां पर अब अगर ये जो वेक्टर है अपने पास, तीनों वेक्टर, हमें जो इक्वेशन गिवन थी उसमें हम उसको पुट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सी वेक्टर को लिखेंगे, तो सी वेक्टर को एज इट इज छाप दीजिए, 10 sin 30 आई कैप प्लस 10 cos 30 जे कैप, एज इट इज छाप दिया, एंड दैट इज इक्वल टू पहले P टाइम्स ए वेक्टर, एंड ए वेक्टर इज 3 आई कैप प्लस Q टाइम्स
दूसरा वेक्टर का नाम क्या है, बी वेक्टर, वो है 4 cos 30 आई कैप प्लस 4 sin 30, लग रहा है ले जाना ही पड़ेगा, ठीक है कोई नहीं, 4 sin 30 जे कैप, कट रहा तो नहीं, हाँ, तो -10 sin 30 आई कैप प्लस 10 cos 30 जे कैप हो गया सी वेक्टर, प्लस p टाइम्स 3i यानी ए वेक्टर, और q टाइम्स b वेक्टर यानी 4 cos 30 आई कैप प्लस 4 sin 30। हाँ मैं चेक कर रहा हूं कहीं कोई मतलब मिस्टेक ना हो। अच्छा अब सिंपल, अगर मैं ऐसा कहूं, मान लीजिए कि एक फोर्स है 10 न्यूटन और एक दूसरी फोर्स है वो भी 10 न्यूटन है, दोनों 10-10 न्यूटन। अच्छा अगर दोनों 10-10 न्यूटन हैं और मैं कहूं कि नेट फोर्स बताओ और तुम 20 कहो, तो क्या मैं मतलब नहीं, क्योंकि मैं ये पूछूंगा कि बेटा तुम 20 क्यों कह रहे हो, क्या वो दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन के अलोंग है, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग 20, बिकॉज अगर उनके बीच में 90 30 60 120 150 कितना भी एंगल हो तो आप ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन जब आप उसको डायरेक्टली 10-10 20 कह रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं यू आर कंसिडरिंग दैट एंगल टू बी 0 डिग्री एंड यू आर एडिंग देम डायरेक्टली। यानी जब डायरेक्शन सेम होता है यू कैन, अच्छा अब मैंने बोला बेटा दो फोर्सेज हैं 10-10, वो बोला 0, इसका मतलब दे आर एंटी पैरेलल, जस्ट एंटी पैरेलल। सो दैट मीन्स कि जब आप वेक्टर्स को डील करते हैं तो आप पहली बार ये सुन रहे हैं कि इस तरह से वेक्टर को लिखा और आई को आई से और जे को जे के साथ कंपेयर करिए व्हेन यू आर डीलिंग विद इक्वल वेक्टर्स। भैया इस इक्वेशन का लिखा होने का क्या मतलब है, दैट एलएचएस वेक्टर वॉट एवर इट इज इन, मतलब किसी भी फॉर्म में लिखा हो और आरएचएस वाले में भी किसी भी फॉर्म में, तो आई को आई से जे को जे से। अच्छा सर कैसे, सुनना भाई ध्यान से, पहले मैं आरएचएस को मैनेज कर रहा हूं, तो आरएचएस को कैसे लिखूंगा देखना, 3p आई कैप प्लस 4q cos 30 आई कैप, कहीं पे नेगेटिव हाँ है, चलिए गलती नहीं हो रही, प्लस 4 sin 30 जे कैप। और उससे भी बढ़िया एक काम और करते हैं, और एकदम प्यारा काम, ये आई कैप को हटाते हैं और इस आई कैप को बाहर लगा देते हैं। तो अब अगर हमारा आरएचएस और एलएचएस सेम वेक्टर हैं, यानी उनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एंड एवरीथिंग शुड बी सेम है भैया, एग्जैक्टली सेम होगा उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो जो हमारा यहां पर आई का कोएफिशिएंट है वो ये रहा, और यहां पर जो आई का कोएफिशिएंट है वो ये रहा, यहां पर जो जे का कोएफिशिएंट है और यहां पर जो जे का कोएफिशिएंट है कंपेयर करते हैं, क्यू लग रहा है मैं खा गया हूं और क्यू में लगा देता हूं क्योंकि अभी भूख नहीं। तो यहां जे को जे से और आई को आई से कंपेयर, नहीं तो निकालेंगे क्या, दो अनइक्वल चीज काट के 1 इक्वल टू या 10-30 की वैल्यू 1 प्रूव कर दे, ठीक है चलिए। तो यानी जे को जे से कंपेयर करते हैं, और जैसे ही जे को जे से कंपेयर करेंगे तो मेरा धड़ उसे छुपा लेता, इसीलिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूं देखना, मैं ये मतलब यहां तक हम लिख चुके थे ये पॉइंट, तो मैं ये जगह इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है, आई विल बी यूटिलाइजिंग दिस मच स्पेस एंड डोंट वरी, कंफ्यूजिंग नहीं है ये पूरा पॉइंट अलग था, ये पॉइंट अलग है, अब ये पॉइंट अलग बता रहा हूं। देखिए तो सबसे पहले आई को आई से, जे को जे से, जे वाला थोड़ा आसान दिख रहा है, जल्दी हो जाएगा। तो जे का कोएफिशिएंट एलएचएस साइड में है 10 cos 30, और जो आपका आरएचएस साइड है वहां पर है 4 sin, सॉरी एक मिनट, हाँ सही 4 sin 30 इंटू क्यू। सर जे कहां गया, अरे जे लगाने का कोई मतलब है बाबू, हो गया आप जे, ठीक है। तो यहां पर अब सर क्यू की वैल्यू तो निकल गई, बिल्कुल निकल गई भाई। तो जो क्यू की वैल्यू आएगी उसमें हम सारी चीजों को पुट कर देते हैं और क्यू निकाल लेते हैं। तो 10 cos 30 का मतलब होता है √3/2 डिवाइडेड बाय 4, और sin 30 यानी 1/2, 2 ने 2 को बिता दिया, और ये आएगा 10 √3/4। किसकी वैल्यू आई, ये क्यू की वैल्यू आई। लेकिन अभी भी हमें क्या नहीं मिला है, पी। लेकिन पी के लिए थोड़ा सा मुश्किलात है, तो पहले उस मैं क्या करता हूं, पी के लिए अलग पेज पे चलते हैं, ठीक है, जगह की कमी नहीं है। तो यहां आए, बस वो क्या है, सीक्वेंस दिखे आपको पता चले, इसलिए मैं कोशिश करता हूं एक ही जगह रहे। तो यहां पर जो आई का कोएफिशिएंट है वो -10 sin 30, ठीक है,
तो यहां पे लिखा -10 sin 30 माइनस, अच्छा, और उधर क्या था सर, 3p + 4q cos 30, 3p + 4q cos 30। एक बार देख लें कुछ गड़बड़ा रहा है क्या मामला, -10 sin 30 ठीक है, और यहाँ पर 3p प्लस, बहुत बड़ी, तो ये अपन ने लिख दिया इक्वेशन। अच्छा, इसको इक्वेशन को ऐसे लिखने के बाद अब हमें चाहिए p, एंड यू कैन अंडरस्टैंड ये 1/2, इसको 3p रहने दिया, प्लस 4, q की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने भैया, 10√3/4, हाँ 10√3/4 मल्टीप्लाइड बाय cos 30 यानी √3/2। ठीक, साथ हैं आप लोग अभी भी, ठीक है। अच्छा अब पहले ये थोड़ा सा मामला, 4 गया, ठीक है, √3 और ये एक बार काट लेते हैं तो 5 3 15 आएगा, तो 3p + 15 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर -10/2 यानी 5 आ गया, ठीक है। अब 3p 15 वहां जाएगा -20, तो p की वैल्यू आ जाएगी -20/3। चेक कर लीजिएगा अगर कहीं कुछ गड़बड़ा रहा हो तो मामला कैलकुलेशन में, हो सकता है इस एलिवेशन में, ठीक, कोई नहीं। बोर्ड एलिवेशन में क्या है, आदमी का ध्यान एकदम ऐसे वो सेक्शन पे ऐसे टिका होता है, ऐसे लिखते टाइम ऐसे टिका होता है। ये वाले में क्या है, नोटबुक और ये मूवमेंट में और हो सकता है, तो देख लीजिएगा फिर भी एक बार, ठीक है। बाकी कंसेप्ट आपको दोबारा देखने की जरूरत कतई नहीं पड़ेगी। तो यहां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमने कैसे जो गिवन वेक्टर है उसको लिखा, फिर इक्वेशन लिया, फिर कैसे लास्ट पॉइंट पर हमने जो इक्वेशन के पार्ट्स हैं, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स थे तो उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको कंपेयर किया। और ध्यान दीजिएगा जिस साइन के साथ दिया है उसे मतलब उसी साइन के साथ इंक्लूड करिए, बिकॉज इफ यू आर डीलिंग विद आई एंड आई, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो उस नंबर, वो जो क्यू या पी जो है वो कुछ ऐसा होगा कि जुगाड़ बैठ बिठा के फाइनल वैल्यू उस पर आ जाए, क्योंकि आप तो मैग्नीट्यूड ही डील कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, अब आपका मन कहेगा सर यहां पर ये नेगेटिव कैसे, मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हैं ना हम तो कोएफिशिएंट, सी मैग्नीट्यूड एंड कोएफिशिएंट आर टू डिफरेंट थिंग्स। मैग्नीट्यूड का मीनिंग सिर्फ पॉजिटिव होता है, ये कोएफिशिएंट कंपैरिजन था। और कोएफिशिएंट किसका, आई जे के का, मतलब के तो चलिए अभी नहीं, आई और जे का। वहां पर ये एक नंबर हमें दे रहा है, वो नंबर पॉजिटिव नेगेटिव हमें क्या पता भैया, वो एक्सप्रेशन उस तरह से लिखा गया है। मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव, दिस इज जस्ट कोएफिशिएंट। ओके, चलिए अब ये रहा एक सवाल। ये थोड़ा मतलब ये इस तरह का जो सवाल है ये मैंने कई मतलब बुक्स में कई जगहों पर देखा है इस तरह का सवाल, ठीक है। इसमें होता क्या है, हमें एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या एक मैग्नीट्यूड या नेट इस तरह से देता है, और वो इतना आसान तरीके से नहीं पूछा है। जैसे अभी मैंने वो एवरेज वेलोसिटी वाला जो केस आपके साथ डिस्कस किया, उसमें मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट्स डिफरेंट सेगमेंट्स में दिए, वो वेक्टर दिए, वो डायरेक्शन बताया, तब जाकर आपने उनको ऐड किया, ठीक है। एंड यू ऑब्टेन्ड अ नेट रिजल्ट, यू ऑब्टेन्ड अ फाइनल रिजल्ट, एंड आफ्टर दैट यू आर खुश, हैप्पी। बट अब क्या है, अब वो कहानी दे रहा है पहले, तो उस कहानी को इंटरप्रेट करना ही मेन पर्पस है, उसके बाद का काम तो मजेदार है। तो क्या कह रहा है, ऑन एन ओपन ग्राउंड, पहले कहानी सुनिए, अ मोटरिस्ट फॉलोज अ ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट, ऐसा ऐसा, ठीक है, बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब ये जा रहा था तो यहां से ऐसा 60 डिग्री इधर मोड़ देगा, आफ्टर एवरी 500 मीटर, हर आधे किलोमीटर के बाद, ठीक है। क्या है, सिस्टम गर्म होने लगता है, हम तो ठंडे हैं, कूल, लेकिन सिस्टम तो स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न, स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट द थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ टर्न। ठंडी थोड़ी बढ़ नहीं गई है ना, हल्की सी थोड़ी ठंडी मतलब ज्यादा लग रही हो, इसीलिए क्या बीच बीच में बंद करना पड़ा। यही एक का दुक्का चीजें हैं जो सिस्टम में अच्छे से ऐड कर रखी हैं ताकि काम बढ़िया हो, ठीक है। चाहे चलिए, तो अब जो वो कह रहा है कि उसको डिस्प्लेसमेंट चाहिए मोटरिस्ट का, बंदे का, थर्ड, सिक्स्थ, एट्थ टर्न, और हर बार वो 60 डिग्री का टर्न मारता है उस मोशन से लेफ्ट में। कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विथ टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मोटरिस्ट इन ईच केस, ठीक है। चाहिए उसको मैग्नीट्यूड, मतलब मेन कंसर्न वो है, तो जितना जल्दी हो सके निकल जाए तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सबसे पहले वो यहां से यहां गया, ठीक है, देखना यहां से यहां गया। उसके बाद क्या बोला कि वो यहां पे जब खड़ा था
तो वो यहां से 60 डिग्री पे अपने लेफ्ट टर्न मारेगा। रुकना है, पहले मैं 60 डिग्री पहुंचा देता हूं उसको। 60, ये 60 डिग्री पे टर्न मारा उसने। यानी हुआ क्या, वो पहले यहां से उसने, मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज स्टार्टिंग, और उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है वहां पे उसने फर्स्ट टर्न लिया, फर्स्ट टर्न, और फिर यहां पहुंच गया। अब फिर से वो ऐसे जा रहा था, ये वाले रास्ते पे जा रहा था आधा किलोमीटर, उसके बाद उसने ये लेफ्ट 60 डिग्री इधर गया। यानी फिर से मैं, रुकिए, फिर से मैं इसको ये उठा लिया और मैं इसके रिस्पेक्ट में, मतलब जहां मुझे 60 डिग्री बनाना है पहले मैं उस लाइन पे ले आता हूं, ठीक है, उस लाइन पे ले आता हूं। अरे ये गलत को कॉपी कर लिया ना, हाँ आपको बताना चाहिए ना भैया कि सरकार काम और आसान कर सकते हैं आप। देखिए, तो यहां पर वो है, क्योंकि शायद आपको एंगल दिख रहा है क्या, मैं इसको जब मूव कर रहा हूं तो नहीं, आपको नहीं दिख रहा है, ठीक, चलिए मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो घूम काहे नहीं रहा बे, रुकना, नहीं ये नहीं घूमेगा भैया, बुरा मान गया है, माउस से करके देखें ना, नहीं घूमने दे रहा, चलो कोई नहीं। तो ये अपन ने लिया, यहां से लेके आए, रुको मैं इसी के रिस्पेक्ट में 120 बना लेता हूं अपने आप पहले। तो यहां गया, वो यहां गया, यहां ये वाह, क्या किया, क्या किया, क्या किया, एकदम मतलब ये देखना, यहां जाना था, बट इस लाइन ऑफ मोशन के रिस्पेक्ट में भाई ने 60 डिग्री लेफ्ट मारा। यहां जाना था, भाई ने इस मोशन के रिस्पेक्ट में यहां पर 60 डिग्री लेफ्ट मारा, हर बार वो फिक्स है, ठीक है। तो मैंने सोचा उससे 60 हो जाए, बट वो उस वाले से घूम नहीं रहा है। आपको शायद एंगल नहीं दिखता होगा, वो जो लाइन में जब टिल्ट करता हूं उसको, तो मुझे एंगल शो करता है, तो मुझे तो पता है ना कितना एंगल दिखाना है, और उसमें फीलिंग बड़ी अच्छी आ रही है भाई, ठीक है। वो रफली हैंड से, मतलब सिर्फ ऐसे खींचने में आए। रे ऑप्टिक्स भी एक ऐसा ही चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स। जब आप, मतलब जो आपके कैलकुलेशंस के बेसिस हैं और जो यूनिट वैल्यूज होती हैं, वो अगर आप लेकर सही, अगर आपने 20 सेंटीमीटर को मान लीजिए 2 सेंटीमीटर स्केल पे माना है, तो 2 सेंटीमीटर, और फिर अगर कहीं 40 है और आपने 4 मान लिया, कहीं अगर वो 10/3 हो गया तो आपने वही फ्रैक्शन वहां लिया, इस तरह से अगर आप कर रहे हैं ना, तो जो जो फिगर बनेगी उससे फाइनल आंसर भी एकदम सटीक मिलेगा। अब मजा आ जाता है वो देख के एकदम, जब लाइन ने एंगल सब एकदम परफेक्ट खींचते हैं। बट वो सीखते टाइम वो तरीका ठीक है, फीलिंग जनरेट करना, बट आफ्टर दैट यू स्टार्ट लर्निंग। अब इसके बाद थोड़ी ये सब करने बैठोगे, एग्जाम में ऐसे करोगे, और मैं भी नहीं करूंगा। मैं पेपर जब इसको सॉल्व करवाऊंगा, जहां पे मैं ऐसा कोई क्वेश्चन डालूंगा, मान लीजिए हेक्सागन, पॉलीगन, कुछ भी बना के ऑक्टागन, तो उस टाइम पे मैं आपको जब दूंगा, तो मैं थोड़ी एक्सपेक्ट करूंगा कि आप बढ़िया से मोटरिस्ट और ये दिखाएं। अभी तो मैं समझा रहा हूं, इसलिए सुन रहा भाई, ठंड है। चलिए, तो यहां पर ये फर्स्ट टर्न हो गया, इसके बाद ये वाला क्या है भैया, ये है सेकेंड टर्न, सेकेंड टर्न, ठीक है, ये सेकेंड टर्न हो गया, फिर से वही 60 डिग्री पर। अच्छा सर, इसके बाद क्या करेंगे, अच्छा ये देखो, लाइन था 60, फिर से 60, कितना हो गया 120, फिर 60 लेगा तो कितना हो जाएगा 180, और 180 मतलब क्या, देखिए मैं फिर से इसको कॉपी कर रहा हूं, और मैं अब 180 घुमाऊंगा उसको पूरा, मजा आ रहा है इसलिए। ये मैंने 180, अच्छा एंगल दिख रहा है आप लोगों को, अरे वाह, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। रफली मतलब 0.1 डिग्री इतना चलेगा, ये लाए और ये कनेक्टेड, मजा ही आ गया भाई। हमको लगा वो शायद जैसे कर्सर कभी कभी वो टिक ना करो रिकॉर्डिंग में ना, तो वो नहीं लेता, तो हमको लगा शायद ये भी नहीं लेता होगा भाई, लेकिन मजा आ गया एकदम, बहुत ही मजा आ गया देख के। तो अब उसका लाइन ऑफ मोशन इधर है, ये इधर जा रहा है, यानी इधर जा रहा था, और इसके रिस्पेक्ट में उसने 60 डिग्री इधर मारा, यानी 60 डिग्री देखिए। अब हमें और मतलब अब हम उस 60 डिग्री, वो 180 कंप्लीट करके पैरेलल लाइन पे आ गया। अब 60 कहां लेके जाना है अब आपको समझ आ गया, तो मुझे अब ज्यादा इस पे मतलब अब मजे लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात पर भाई थोड़ा पीछे रहते हैं, बहुत अंधेरा हो गया था अभी, ठीक है। तो मैं इधर से 60 इसको घुमा दे रहा हूं, ये घुमा दिया, रफली घुमाया मैंने, क्योंकि एक बार चेक कर लेता हूं, मेरा मन मानेगा नहीं ना, चलेगा। लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो गई लग रहा है ना, है ना, हाँ ये देखो। तो अबे ये कहां बना दिया अबे यही यही प्रॉब्लम है, मजे लेने के चक्कर में गलत जगह बन गया। देखिए हाँ, तो ये उसने 60 डिग्री यहां से मारा, और ये अपने डायरेक्शन पर यहां गया, और ये 60 डिग्री उसने यहां पर
आप चाहें तो ये पार्ट मतलब आगे भगा दीजिएगा, ये अपने मतलब लंबा लंबा लेक्चर आदमी लेता है, फिर उसको क्रॉप कर करके सेक्शन डालता है, तो अपने मजे के लिए आदमी उस चीज में इन्वॉल्व रहना चाहता है, बहुत मजा आता है। और हमको तो भाई बड़ा सब्जेक्ट दिस इज, ठीक है। चलिए, तो 60 डिग्री इधर लिया। अच्छा, अब फिर वो उस लाइन ऑफ मोशन पे जा रहा है, ये स्ट्रेट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, बड़ा फिर उसको याद आया 500 मीटर बाद, अरे नहीं नहीं, तो उसने क्या किया, जो बचा हुआ पार्ट नहीं है ये जो बचा हुआ पार्ट है, क्या हो रहा है भाई, लग रहा है वहां उसको जब घुमाते हैं ना पास रख के, तब देखिए, हाँ देखिए, वो हमको लग रहा है वो भीड़, हम भी भैया, हम भी लर्निंग फेज में है, 120 बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, अभी तक तो टेक्निकली लोग सिस्टम बना के दे देते थे, अब खुद कर रहे हैं, तो रुकिए, थोड़ा सा रफली प्रॉब्लम होगा, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, क्योंकि वो ऊपर वाला जब कॉपी करके उठाया ना, तो थोड़ा सा उसका लेंथ हमको लग रहा है छोटा, कम कर दिए। हाँ, परफेक्ट। तो ये इस तरह से, ये वाले एंगल से यहां से 60 डिग्री निकल, मतलब रफली कर सकते हैं, बट ठीक है यार, रफली करना तो बहुत आसान था यार, ये सट 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 करके मुझे पता था भाई, देखो मेरे को पहले से पता है, अगर 60 मार, मतलब अगर वो 60 डिग्री का क्या बोलते हैं, वो ले रहा है, एंगल ले रहा है हर बार लेफ्ट मार मार के, इसका मतलब ये है कि 360 बाय 6, मतलब 360 बाय 60 करके आएगा 6, 360 बाय 60 करके आएगा 6, यानी 6 साइड हेक्सागन, सिंपल, समझेगा। वो जो एंगल ले रहा है और 360 में से उसको डिवाइड कर दीजिए, उतने साइड बनाने, खत्म। तो मुझे पहले से पता था यहाँ पे हेक्सागन बनने वाला है, समझे। अगर वो चार, अगर सोचो 90 डिग्री का टर्न मारता, 90 डिग्री, तो 360 बाय 90 कितना होता, 4, स्क्वायर बनाना है, खत्म, ये बस, पंगा ही खत्म। तो ये बात मुझे पहले से पता है, तो मैं आपको शो ऑफ करने के लिए अगर ये बात सीधा दिखाने लग जाऊं, तो मैं शो ऑफ करके रात को चैन की नींद नहीं सो पाऊंगा, बिकॉज फिर मुझे ये लगेगा कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आप तक नहीं पहुंची। उसने स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन कर, अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं बोलता डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो आप टर्न्स कहां से गिनते, क्या जो स्टार्टिंग पॉइंट माना है वही फर्स्ट टर्न है, कहां से गिनना है, ये सब चीजें कैसे पता चलेंगी जब आपके क्वेश्चन के हर एक पार्ट को समझेंगे। अच्छा सर, यहां अब हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मोटरिस्ट इन ईच केस। अच्छा, सबसे पहले क्या चाहिए उसको, स्पेसिफाई डिस्प्लेसमेंट एट द थर्ड, यानी फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड, ये वाला कौन सा है, थर्ड टर्न, ग्रीन से लिखते हैं, ये क्या है, थर्ड है। अच्छा, अगर ये थर्ड टर्न है, यानी डिस्प्लेसमेंट कहां से निकालना है, स्टार्टिंग पॉइंट से, सरकार ये खींच दीजिए, ये है डिस्प्लेसमेंट, एस वेक्टर। अगर कोई बोले कि इस वाले बात, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ऐसा करते हैं, थर्ड सिक्स मैं करता हूं, एट्थ आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। तो ये पता नहीं इजी होगा शायद, देख लेना, वो कोई नहीं, और लिखना फिर कमेंट में, बचा है बता, ठीक है, ए से बी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए से बी है स्टार्टिंग, और वो फाइनल आपका एंडिंग, मतलब जो आपका क्वेश्चन फ्रेम दिया है, एट द थर्ड, आफ्टर थर्ड नहीं, नॉट नॉट आफ्टर कंप्लीटिंग द थर्ड, ये नहीं बोल रहा है, वो थर्ड टर्न लेने के बाद, थर्ड पूरा पाथ कंप्लीट करने के बाद नहीं बोल रहा है, एट थर्ड। तो वहां पर ये लाइन खींच दी, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जी, डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर चाहिए, कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सब सिंपल सा है, देखो, या तो एक तरीका तो ये है कि अपन पहले इसको लिखें S1 वेक्टर, फिर इसको लिखें S2 वेक्टर, और जो अभी अपने ट्राइंगुलर लॉ पढ़ा अपने ने, वो उससे एस डैश वेक्टर निकाल लें, फिर ये एस डैश वेक्टर, फिर ये रहा अपने पास S4 वेक्टर, इसको जोड़ के, सॉरी S3 यूज किया क्या कहीं, नहीं, तो S3 वेक्टर कहते हैं इसको, S3 वेक्टर और एस डैश वेक्टर यूज करके अपना एस वेक्टर मिल जाएगा। समझे क्या करा, वो पार्ट बाय पार्ट तोड़ा। हाइलाइटर देखो जल्दी से, देख लो हाइलाइटर, ये वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ट्राइंगल मिल गया, फिर ये वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर, काम इजी, एकदम इजी, समझे। एक तरीका ये है। अब उस केस में प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर मैं ये वाला तरीका मान लीजिए यूज कर रहा हूं, प्रॉब्लम क्या, हम कर लेंगे, यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट समझिए इसको कि अगर मैं ये वाला तरीका यूज कर रहा हूं, तो मुझे S1 वेक्टर और S2 वेक्टर और S1 वेक्टर, S2 वेक्टर, S3 वेक्टर, हाँ, ये वेक्टर मुझे रिजॉल्व करके 60 डिग्री एंगल पर लिखने पड़ेंगे। अगर जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलने वाला, एज सिंपल एज दैट, ठीक है।
अच्छा, अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि ये जो हमें डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर निकालना है यहां पर, इसके लिए एक तरीका था रिजॉल्व कर कर हर वेक्टर को इंडिविजुअली लिख लेना, और दूसरा ये है कि अब उसको चाहिए तो मैग्नीट्यूड ही, उसको इससे मतलब थोड़ी है कि आप इंडिविजुअल वेक्टर को रिजॉल्व करके लिख पाते हैं कि नहीं। अच्छा, मतलब इससे पहले वाले केस में किया हमने, कोई बात नहीं, क्योंकि वो उसकी नीड थी। आप तो मैग्नीट्यूड मांग रहा है, तो मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मतलब मेरा पर्पज सिर्फ ये है कि मुझे वो एस वेक्टर का लेंथ चाहिए, और वो एस वेक्टर का लेंथ निकालने के लिए मैं इंडिविजुअल वेक्टर को जोड़ना नहीं चाहता, ठीक है, और मैं सिर्फ ये करना चाहता हूं कि किसी तरीके से मुझे उसका मैग्नीट्यूड मिल जाए, ठीक है। अच्छा रुकिए, मैं इसको थोड़ा सा अलग पेज पे फिगर को बना रहा हूं रफली। हेक्सागन है भाई, हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, क्योंकि सेम डिस्टेंस चलने के बाद ही है। चलो, ये अपना सेंटर हो गया, ओके। देखिए हमें क्या चाहिए, ये वाला पॉइंट था थर्ड, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद ये फोर्थ, ये फिफ्थ, वापस यहीं सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ऐसे आएगा। अच्छा सर, सिक्स्थ वाले टर्न का आंसर तो हम अभी दे देते हैं 0, बट सीधा मत दो क्योंकि मुझे डिस्टेंस भी चाहिए। मैंने वो भी पूछा है कि जो टोटल पाथ लेंथ कवर कर रहा है उस रास्ते पे चलने पे, मैंने वो भी तुमसे पूछा है, तो इसलिए सब्र रखें। तो यहां पर आप नोटिस करिएगा, हम जब एस से शुरू किया, 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, तो हमारे पास एक तरीका था, ये जो लेंथ आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये सर ये लेंथ इतना दिमाग क्यों खर्च करें, सिंपल ना बता दें कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल से फाइनल पॉइंट का लेंथ है और उसको डायरेक्ट लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर ये रेगुलर हेक्सागन है और ये 500 मीटर है, तो ये भी 500 मीटर होगा, और अरे इक्विलेटरल ट्राइंगल भैया, और ये जो लेंथ है ये भी 500 मीटर होगा, अरे ये किसी और का इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये देखिए हेक्सागन, तो 500 500 कितना, 1000, खत्म। इसलिए इतना कहानी सुनाया, ताकि सीधा मैं इस पॉइंट को बोलकर अपना काम खत्म करूं। तो मैग्नीट्यूड, अच्छा कोई वेक्टर पूछता तो करना पड़ता है ना भैया, तब आपको ये वेक्टर, ये जो वेक्टर है S1 वेक्टर, फिर ये वाला जो वेक्टर है S2 वेक्टर, फिर जो ये वाला वेक्टर है S3 वेक्टर, इनको लिखना पड़ता लिटरली रिजॉल्व कर करके। ये था, इधर देखिए, जो S1 वेक्टर है वो तो 500 है, उसको लिखते हैं 500 आई कैप, फिर ये S2 वेक्टर है वो इधर 500 की तरफ है, ये उसका 60 डिग्री है क्योंकि लेफ्ट मारा ना, तो ये वाला कितना आता है 500 cos 60 प्लस 500 sin 60 आई जे इंडिविजुअली, फिर वो वाला 120 पे, मतलब वो इधर 60 पे, तो उसका ये वाला 60 वो 60, फिर 3 वेक्टर लिखते, तीनों को जोड़ते, आई जे के को जोड़ते, फिर उसके बाद अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके 1000 निकालते। इसलिए इतना कहानी सुनाया इससे पहले, ताकि ये सब ना करना पड़े, ठीक। सब्र रखिए और पेशेंस के साथ साथ बने रहिए, क्योंकि हमने कहा पर्पस शो ऑफ नहीं, कंटेंट सिखाना है। शो ऑफ करने के लिए एक बोर्ड की सीरीज चला रखी है, छोटी सी बोर्ड कहने के लिए है, पर्पस ये है कंसेप्ट सिखाना है, उसको देखिए। 2 मिनट, 2 मिनट, 1.5 मिनट, 2.5 मिनट, 2 मिनट 20 सेकंड में एक एक पूरा चैप्टर का एक स्पेसिफिक पार्ट समझा दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए कोशिश है पूरा 12th का सिलेबस खत्म करेंगे उसमें। वैसे ही नीट और जेई का भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, जल्द। पहले जेई का स्टार्ट होगा फिर नीट का स्टार्ट होगा, जल्दी होने वाला है। चलिए, तो यहां पर ये 500, अब ये तीनों को लिखते फिर करते रिजल्टेंट निकालते 1000 आता, अपने ने कहा सिंपल भैया। अच्छा सर, पाथ लेंथ भी तो पूछी है, पाथ लेंथ, तो S1 S2 S3 तीनों का इंडिविजुअल वैल्यू 500 500 500 कितना आएगा, 1500। तो ये जो 1500 मीटर है वो क्या है, डिस्टेंस, पाथ लेंथ, और ये जो 1000 मीटर है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, समझे भैया। अब वापस आइए, चलिए थर्ड टर्न का हो गया, अब आइए सिक्स टर्न। सर सिक्स टर्न वाले में हमें पता है पार्टिकल घूम घाम कर वहीं पर आ जाएगा, और पार्टिकल अगर सिक्स टर्न में घूम घाम कर वहीं पर आ जाएगा यानी उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 0। तो दूसरे वाले के लिए डिस्प्लेसमेंट जो है उसको सॉल्व करने की जरूरत तक नहीं, और काम हो गया 0। और उसके बाद ये एक नहीं 3 सवाल है भैया। तो फिर सर डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस देखिए, हाइलाइटर फिर से, यहां से यहां 500 500 500 1500 2000 2500 3000, यानी डिस्टेंस जो है वो 3000, 3 किलोमीटर, बट मीटर में दिया है तो उसी में लिखते हैं, फीलिंग आएगी थोड़ी, 3000 मीटर। फिर उसके बाद 7th टर्न है, उसके बाद 8th टर्न है। यू कैन अंडरस्टैंड 8th टर्न थोड़ा सा इजी है, निकाल लीजिएगा। हाँ, शायद आपको यहां से यहां तक डिस्टेंस निकालने में प्रॉब्लम हो, मैं उसको भी खाली हिंट देकर समझा दे रहा हूं। ये हेक्सागन है,
ये ठीक है भाई, चलो ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये एट्थ। तो एट्थ के लिए जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा, ध्यान से देखिए, वो ये वाला बनेगा। अब किसी का मन कहे कि सर कैसे निकालेंगे, सिंपल है, ये वाले पॉइंट से एक लाइन खींच दो, ये वाले पॉइंट से लाइन खींच दो, ये बाइसेक्टर की तरह एक्ट कर रहा, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, पक्का है भैया, पक्का। सोच लीजिएगा एक बार, यहां पे सेंटर होगा, ये वाला एंगल होगा ना, है भैया, कछू तो हो रहा होगा मन में गुदगुदी टाइप, हाँ बस ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल की मदद से यहां से यहां तक का लेंथ निकाल लीजिएगा, यही है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चाहिए तो इसमें वेक्टर तरीके से भी कर सकते हैं, ये एक वेक्टर है, इसको रिजॉल्व कर लीजिए, ये वेक्टर है, इसको रिजॉल्व कर लीजिए, क्योंकि वापस से उसी पे घूमता रहेगा, वो उसी हेक्सागन पे। मैंने बोल दिया ना भाई, 360 डिवाइडेड बाय 60, 6 हेक्सागन बना, उसी पे बार बार घुमाते रहे, क्योंकि उसके टर्न्स फिक्स्ड है। एक पिक्चर है गोविंदा और संजय दत्त की, उसमें वो टैंक में घुसते हैं, एक और एक 11 है, हाँ, और उसमें वो बार बार कहता है पाजी राइट, मतलब वो क्या बार बार कह रहा है राइट लो ऐसा करके, कि जिंदगी में। अब वो ले लेके उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, और वो जिन दुश्मनों से भागते हैं वहीं पर आ गए, यानी दैट पाथ वाज फिक्स्ड बिकॉज यू वर टेकिंग दैट सेम स्टेप एट एवरी पॉइंट, सो इट फील्स लाइक अ सर्कुलर ट्रैक एंड कम्स बैक ऐसा, बट मतलब लिटरली नहीं। तो ये 6 और हेक्सागन आ गया, ठीक है भाई लोग। चलो नेक्स्ट, a cyclist starts from center of a circular park of radius, ये क्या है भाई ये क्या है, रेडियस, ठीक है, रेडियस 1 मीटर, ठीक होगा, फ्लो में जल्दी में कंटेंट बना के, ओके। अ साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कुलर पार्क। कंटेंट बनाना मतलब क्या है, जब मैं क्वेश्चंस कोई, मतलब मान लीजिए आपके साथ में कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं, तो उन क्वेश्चंस के अंदर मेरा पर्पस ये होता है कि थोड़ा लैंग्वेज जो हो वो अनसुनी लगे, अनजानी हो। उसका रीजन है सिंपल सा, एक मतलब इसके पीछे का एक सिंपल रीजन है कि जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं, नीट देते हैं, मेंस देते हैं, एडवांस देते हैं, बोर्ड लिखने बैठते हैं, बोर्ड तो फिर भी काफी हद तक ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी को बेसिस में रखना पड़ेगा, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वही बुक सहारा है। लेकिन बाकी एग्जाम्स में क्या है, वर्डिंग्स थोड़ी कोई बुक से स्पेसिफिक फोकस करेगा कि यही बुक्स मतलब जो है यूज करनी है, मार्केट में यही है, बच्चे यही देख रहे हैं तो लेट्स यूज देम, ऐसा नहीं है ना। तो पर्पस ये होता है कि वो किसी टीम ऑफ टीचर्स को बांट दिया जाए, और जब उन टीम ऑफ टीचर्स को वो चीज बांट दी जाती है, ठीक है, तो वहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज इज समवॉट न्यू। सो इसीलिए जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं, कई जगहों पे कंटेंट पढ़ते हैं, जितने पूरे साल आप टेस्ट देते हैं, वो काफी हद तक आप कहीं अच्छे कर भी रहे होते हैं होपफुली। और मान लीजिए अगर आप वहां आपका स्कोर मेंटेन्ड भी है, तो ये जो दे चुके हैं उस एग्जाम को, ये मतलब बहुत बेहतर इससे कनेक्ट करेंगे कि जैसे ही वो एग्जाम का पेपर आता है ना, इवन चलिए मान लीजिए उस दिन का माहौल अलग है, लेकिन उस दिन का लैंग्वेज भी बहुत अलग है। इट मे बी वेरी सिंपल, इट मे बी वेरी डायरेक्ट, इट मे बी वेरी, मतलब वो शायद बहुत ज्यादा इलेबोरेटिव हो उस दिन की जो कहानी है। तो मे बी दैट पर्टिकुलर पार्ट विच यू गेट इन द एग्जाम इन द फॉर्म ऑफ, मतलब वो जो उस एग्जाम का वो जो लैंग्वेज पार्ट है, वो हमें उस दिन ऐसा महसूस कराता है कि हर सवाल नया है। क्योंकि बुक्स में, किसी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीरीज में किसी ने कंटेंट इंसान ही बना रहे हैं, और वही टीचर्स हैं, हर जगह वही हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में वही है, वही बुक्स उठा के आसानी के लिए, जल्दी काम खत्म करने के लिए वही बुक्स उठा के पेपर बन रहे हैं, और धड़ल्ले से वही पेपर चल रहे हैं। अब जैसे ही बंदा जाता है टेस्ट सीरीज खत्म करके, रोज माहौल बनाया, टेस्ट सीरीज खत्म करके बंदा जाता है एग्जाम देने, एग्जाम में एकदम भाषा एकदम अलग, और जब भाषा एकदम अलग तो लग गई मार्क्स की, ठीक है। तो जरूरी यह है कि लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट फील होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक बार मैं रुकिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देख लूं, और फिर जज करूं कि वेदर आई शुड कंटिन्यू राइट अवे और दिस मच इज सफिशिएंट, क्योंकि अभी हमारे पास काफी कुछ मतलब है करने के लिए वेक्टर्स में। चलिए, तो आई थिंक ये एक सवाल कितना, 1 घंटा 20 मिनट टाइप हो गया हमारा लेक्चर का, सेशन का टाइम, क्योंकि मेरा मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कोई तकलीफ है, मैं टाइम देख के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मेरा कोई ऐसा पर्पज नहीं है
कि मैं मतलब टाइम देख रहा हूं। मेरा पर्पस ये है कि चलिए इसको आप होमवर्क में रखिए। ठीक है, मेरा पर्पस ये है कि जो कंटेंट हो, जो भी कंटेंट आपको मिले, वो एक दिन में इतना होना चाहिए जितना आप सफिशिएंटली बीइंग दैट एक्स्ट्रा हेल्प एक्सेप्ट कर पाए। यू मे बी गेटिंग इट। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं। अभी जिस पॉइंट पे ये कंटेंट बनना शुरू हुआ है, दैट शेड्यूल इज इन सच अ वे दैट यू मे बी हैविंग मेनी थिंग्स राइट, मतलब आपके लिए, और आप इसको एज अ हेल्प यूज कर रहे हैं, इवन दो दिस शुड बी द मेन स्ट्रीम, बट स्टिल कोई आफ्टर सर्टेन पॉइंट इट विल डेफिनेटली बिकम। ठीक है, डेफिनेटली। तो कंटेंट जो है उसको जब आप ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि थोड़ी कम बातें आप तक पहुंचाई जाएं, और आप आगे मतलब चाहिए तो जैसे ये होमवर्क मैंने यहां पर रखा, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए होमवर्क के फॉर्म में, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, फिर इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बिल्कुल ले लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस यहां तक रखता हूं। ये मतलब ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं चाहता आप ट्राई करें अभी, बिकॉज इस पर डिस्कशन करना है मुझे। आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, अभी तक वेक्टर का खाली चल रहा था, अब हम मोशन में एंटर करेंगे। तो समझ लीजिए वेक्टर के खाली 3 ही क्वेश्चन है जो आपके होमवर्क है, बस इनको तीनों को कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम 3 क्वेश्चन को, फिर उसके बाद का जो पोर्शन है वो उठाते हैं, एंड आफ्टर दैट विल बी एंटरिंग इनटू द मोशन इन अ प्लेन क्रक्स, जहां वेलोसिटी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, टिपिकली अपनी चर्चा इन चीजों पर होगी, किसी और पर नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं तो देखिए, मैं तो आज बैठा हूं तो मैं ये सारा पूरा पार्ट खत्म करके ही उठने वाला हूं। ठीक है, तो मेरे लिए एक दिन में 4-5 लेक्चर, 6 लेक्चर बनाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपके लिए वो 6 लेक्चर देना, मैं वन शॉट के नाम पे पूरा एकदम बैठ जाऊं और लगा दूं, तो मैं नहीं मानता। ऐसे आप अभी प्रिपरेशन मोड में, ये तब अच्छा लगता है व्हेन यू हैव लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम एंड यू आर जस्ट ग्रास्पिंग। और उसके लेक्चर्स मेरे अलग होते हैं, वो मैं नीट के टाइम पे रिलीज करूंगा, और मतलब उससे काफी पहले, और रिमेंस के पहले भी रिलीज करूंगा कुछ कुछ पोर्शंस, जब जब मतलब जहां पे हम सिर्फ चैप्टर के मेन, ये नहीं कि फॉर्मूला शीट टक 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 करके डीएमई वो मैं दे दूंगा, वो वैसा डिस्कशन नहीं। 1 घंटे का पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जिसमें हर एक रिजल्ट को यूज करना, उसके नेगेटिव पॉइंट्स, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, कब फेल होता है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, इट विल टेक सम टाइम बट विल गेट देयर। तो ये 3 सवाल लगाएंगे नेक्स्ट क्लास में अपन लोग वेक्टर्स के होमवर्क के, और उसके बाद अपन जाएंगे, चाहिए तो सब पे होमवर्क लिख सकता हूं, बट टाइम पास नहीं करना, चलो ऐसे फीलिंग के लिए ये भी कर सकते थे, ये नहीं है। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो 3 सवाल हैं आपके लिए होमवर्क, स्क्रीनशॉट ले लेना और कर लेना। नेक्स्ट क्लास में अपन जब मिलेंगे तो इसके नेक्स्ट क्लास मतलब मैं तो अभी बंद करके एक और शुरू कर दूंगा, बट आपके लिए कह रहा हूं कि मैं इतना ही एक दिन में आप पे उड़ेलना चाहता हूं। ठीक है, बाकी आप काम करिए इसके साथ, चाहे पिछला कंटेंट हो चाहे आगे का, आप उसके साथ काम करिए। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस होमवर्क पार्ट, we'll go into the crux of motion in a plane where we'll start discussing not vectors, ideally हो गया काम खत्म, अब उसकी बात नहीं। we'll be going into the dealing of, जहां पे हम बात करेंगे मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, फिर रिजॉल्व करने पे जाएंगे, वो हमारा एंड पॉइंट होगा फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। उसके बाद विल बी मतलब गेटिंग रेडी, प्रिपेयर्ड फॉर द रियल पार्ट विच इज प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D। वो सीक्वेंस देखते हैं हम कौन सा उठाएंगे। हो सकता है मेरा मन कहे कि वेक्टर्स अभी मैं बंद करूं इसको, फिर मैं जब शुरू करूं दोबारा लेक्चर बनाना, तो मेरा मन कहे यार वेक्टर अभी ताजा ताजा सिखा रखा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, चलो रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D करते हैं। बट क्योंकि मैं अभी इसके आगे भी बताने वाला हूं चीजें, तो देन विल डिसाइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चाहिए लास्ट में एक ही बात, इवन दो यू मे बी फीलिंग टायर्ड, इवन दो कुछ अभी आपको नहीं मिल रहा होगा ऐसा जो आपको सेटिस्फैक्टरी फील कराए अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, आई वुड से एट द एंड वन थिंग, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट expect anything right away. It's a game of patience. It's not a game. See, it's a game of time when you are in the exam. It's a game of patience when you are dealing with that preparation mode. तो अभी किसी भी एक्सपेक्टेशन को दूर रखकर, किसी भी अननेसेसरी अपने ऊपर बर्डन को लादे बिना, किसी और के लिए कुछ पूरे करे बिना, अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखकर हम जो भी स्टेप उठाएं उसको एंड तक लेके जाएं। दिस इज द मेन कंसर्न। सो व्हाटएवर यू हैव स्टार्टेड, टेक इट टू द एंड।